आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा, सबसे पहले आप रिवाइज लेक्चर 8। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, फिर से जिस सीक्वेंस में आपको होमवर्क दिया जाए उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। मेंटेन सीक्वेंस, राइट। उसके बाद आप 5 6 7 8 को रिवाइज करेंगे और फिर 1 से 8 तक रिवाइज करेंगे। सबसे पहला और जो दूसरा रिवीजन है, ये दोनों रिवीजन बिल्कुल डीप होना चाहिए, बिल्कुल थॉरो होना चाहिए। और जब आप 1 से 8 रिवीजन करें फिर से, तो फटाफट फटाफट कर लें, ठीक है। ये आप फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना रहेगा बिगिनर बॉक्स 3 4 एंड 5, फिर एक्सरसाइज 1 अप टू 141। ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं और 141 तक हो जाना चाहिए। बीच में 77 78 79 मिनट छुड़वा रखा था, तो बाद में करेंगे, राइट। तो ये रहेगा आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बफर की बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आप सबको बफर के दोनों फॉर्मूले याद होंगे। एक होता है सिंपल बफर, जिसका फॉर्मूला आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पहले ही पढ़ लिया है। दूसरा होता है एसिडिक बफर, और जो एसिडिक बफर होता है उसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक उसी प्रकार से अगर बेसिक बफर है तो बेसिक बफर का फॉर्मूला होता है pH is equal to pK plus log of concentration of conjugate ion upon concentration of weak base। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला कई रूप में आता है ना। जैसे इसका एक दूसरा रूप मैं आपके सामने लिख देता हूं, किसी एक का मैं पीओएच वाला लिख देता हूं, ठीक है। तो कोई दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, सॉरी यहां पीओएच पीके भी होगा, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो बच्चों, जब बफर बनता है तो बफर जो है वो किसी एक सॉल्यूशन को अपन कहते हैं ना। बफर एक अपने आप में सॉल्यूशन है, तो उसी सॉल्यूशन के अंदर इमेजिन करो वीक बेस भी है और उसी सॉल्यूशन के अंदर उसका कॉन्जुगेट आयन भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है तो वीक बेस का भी वॉल्यूम V ही होता है, क्योंकि वो भी इसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और कॉन्जुगेट आयन का भी वॉल्यूम V होता है। तो जो कंसंट्रेशन होता है इसका मतलब N/V होता है, और दोनों के लिए जो वॉल्यूम है वो सेम है ना। वॉल्यूम इज सेम फॉर बोथ, राइट। दोनों के लिए वॉल्यूम जो है वो सेम है। क्योंकि दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या है कि अपन दोनों में से वॉल्यूम को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। दोनों में से वॉल्यूम को कैंसिल करेंगे तो अपने पास पीओएच का फॉर्मूला हो जाएगा पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ जहां कंसंट्रेशन है वहां अपन क्या लिख लेंगे, मोल। मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन, राइट। मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां कभी मोल लिख लेंगे, कभी कंसंट्रेशन लिख लेंगे, चलेगा, राइट। बच्चों, क्या आप सबको ऑडियो और वीडियो आ रहा है? कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं नो ऑडियो नो वीडियो। ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? अभी आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज, वीडियो और प्रेजेंटेशन क्या क्लियर है? क्लियर है, सब कुछ आ रहा है, फाइन। तो ये तो बात हुई हमने जो कल लास्ट क्लास में करी थी। बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ये जो बफर होता है बफर काम कैसे करता है? बच्चों सुनिएगा, थोड़ा सा शुरू में थ्योरी है, उसके बाद फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल है। बफर कैसे काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बफर एक्शन। तो बफर एक्शन आप लोगों को मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब वीक एसिड वीक बेस के बारे में बता दिया था। उसी प्रकार से अगला अपने सामने है एसिडिक बफर। अब जो एसिडिक बफर होता है उसमें एक वीक एसिड होता है और साथ में उसी का कॉन्जुगेट आयन होता है, यही तो होता है ना। वीक एसिड होता है और उसी का कॉन्जुगेट आयन होता है। मान लीजिए आपने इस एसिडिक बफर में थोड़ा सा एसिड मिलाया, थोड़ा सा एसिड मिलाया तो उसमें एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन H+ को कंज्यूम करके एसिटिक एसिड बना देता है। सर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बफर एक्शन की। सर ये बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन मतलब किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा ये जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है जिससे वो बफर की तरह बिहेव करता है। बफर एक सॉल्यूशन टाइप है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जो ये एक्शन होगा जो मैं समझा रहा हूं वहां पे वो सॉल्यूशन बफर जाएगा। अब ये हम कैसे करते हैं?
तो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, सामने एक वीक एसिड है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है, राइट। वीक एसिड इमेजिन करो, जिस सॉल्यूशन में एसिड और कॉन्जुगेट आयन था वहां थोड़ा सा H+ मिलाया, जैसे ही थोड़ा H+ मिलाया तो जो कॉन्जुगेट आयन है वो कंज्यूम कर लेता है। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भूखा बैठा है H+ के लिए। जैसे ही अपन इसको H+ देते हैं वैसे ही ये H+ को कंज्यूम करके एसिटिक एसिड बना लेता है। आपने जो सॉल्यूशन में H+ डाला था, जिससे पीएच का चेंज आना चाहिए था, वो पीएच का चेंज नहीं आता, तुरंत वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड बन तो जाता है लेकिन फिर से H+ टूटना नहीं चाहता, H+ फिर से टूटना नहीं चाहता। तो हमें ऐसा लगता है, वी फील लाइक, वी एज्यूम, ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो H+ है वो एब्जॉर्ब हो गया। वी कैन थिंक कि जो H+ है वो एब्जॉर्ब हो गया, मतलब जितना हमने मिलाया वो सारा का सारा खा लिया। उसी प्रकार से जब हम लोग बेस मिलाते हैं तो बेस क्या है, OH- आयन। OH- आयन किससे कंज्यूम होता है, इस बने हुए एसिड से। तो एसिड से कंज्यूम होकर क्या बन जाता है, एसिटेट आयन। एसिटेट आयन बन गया, मतलब फिर वही वाली बात है कि हमने जो OH- मिलाया वो कंज्यूम हो गया। अरे एसिड और बेस के मिलाने से जब उसका एक्शन दिखेगा, जब उसका इफेक्ट आएगा तब ना पीएच में चेंज होगा। एसिड मिलाते हो कंज्यूम हो जाता है, बेस मिलाते हो कंज्यूम हो जाता है। तो अपन कहते हैं इस वजह से जो एसिडिक बफर है वो एक बफर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर ये बफर एक्शन होता है। व्हाट मीनिंग ऑफ बफर एक्शन, हाउ दे परफॉर्म, मतलब H+ को मिलाया वो भी कंज्यूम हो गया, OH- को मिलाया वो भी कंज्यूम हो गया। इसे हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस से समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया उसी का एक छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देता हूं, राइट। तो मैं आपको करके बता रहा हूं मैथमेटिकल एनालिसिस किस प्रकार से एक बफर अपने पीएच को रजिस्टर करता है। तो बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक वीक एसिड है CH3COH, ओके। इमेजिन करते हैं उसका एक सॉल्ट है दैट इज CH3CONA, ओके। वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, और दोनों के मान लेते हैं हमारे पास मिलीमोल है 0.5, क्लियर। अब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दोनों है बच्चों, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये एसिडिक बफर है। आखिर क्यों एक बफर का पीएच कांस्टेंट रहता है, मैं उसे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझा रहा हूं। तो इमेजिन करिए हमारे सामने ये जो एसिटिक एसिड है और जो सोडियम एसिटेट है, राइट। अब ये सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है तो वहां पे कौन है, CH3CO- है। साथ में कौन है, वहां पे H+ आयन है। ये जब कंबाइन होगा बच्चों तो कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COH। ये अपने इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन चल रही है, एसिटेट आयन जो कि सॉल्ट से आ रहा है, वही जो H+ है वो ये कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन चल रही है, एसिड तो बनता है लेकिन फिर से कंज्यूम वापस नहीं आता है। इमेजिन कर लेते हैं हमारे सामने जो एसिटेट आयन है T=0 पे उसके मोल कितने थे, 0.5, और एसिटिक एसिड कितने थे, 0.5। आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया। जैसे ही थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, केस 1 है ना बच्चों, जैसे ही एसिड को अपन ने ऐड किया, व्हेन एसिड इज एडेड, वो जो मैंने आपको अभी थ्योरी में समझाया था उसी का न्यूमेरिकल फील दे रहा हूं कि जब हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया, लेट्स से 0.01 मोल ऐड किया, लेट्स से 0.01 मोल, तो थोड़ा सा एसिड है, मतलब H+ कितना आ गया, 0.01। जब H+ आया उसे कौन खाएगा, एसिटिक एसिड। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जैसे आपने H+ मिलाया उसे कौन कंज्यूम करेगा, एसिटेट आयन। OH- आयन कौन कंज्यूम करेगा, एसिटिक एसिड। तो हमने यहाँ पे क्या मिलाया, H+, कौन कंज्यूम करेगा, एसिटेट आयन। कितना मिलाया, 0.1। तो इमेजिन करो T=0 पे 0.5 0.5 थे, इसका आपने 0.01 मोल मिला दिया। जैसे ही 0.01 मोल इस H+ आयन का आया तो जो एसिटेट आयन है इसके 0.01 मोल से रिएक्शन करेगा, मतलब जो न्यू कंसंट्रेशन होगी, जो न्यू मोल होंगे वो कितने होंगे, 0.5 - 0.01। तो क्या बन रहा होगा, एसिटिक एसिड। ये कितना होगा, 0.5 + 0.01। पहले कितने कितने मोल थे, इतने इतने। जैसे एसिड मिला दिया तो कितने कितने हो गए, इतने इतने। अब ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, सर एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है, इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसिडिक बफर वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, pH = pKa + log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। कॉन्जुगेट आयन कौन है, एसिटेट आयन। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सर इसकी कंसंट्रेशन आ गई है 0.5 - 0.01। और जो हमारे पास वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सर 0.5 + 0.01। जब एसिड नहीं मिलाया था इनिशियल शुरुआत में,
जब एसिड नहीं मिलाया था शुरुआत में, उस समय इसका जो पीएच रहा होगा क्या रहा होगा सर? उस पीएच रहा होगा pKa प्लस लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.5। यस और नो? ठीक है क्या? लेकिन जब हमने थोड़ा सा एसिड मिला दिया तो दोनों के मोल बदल गए। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो मोल बदला है, चाहे ये वाला अमाउंट हो चाहे ये वाला अमाउंट हो, जब दोनों का रेशियो निकालोगे, एक हल्का सा घट गया एक हल्का सा बढ़ गया, जब दोनों का रेशियो निकालते हैं तो जो पीएच आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीके आता है। मतलब जितना पहले था, पीएच भी तो पहले पीके के बराबर था, बाद में भी उतना आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो बफर है वो लगभग सेम है, उसका जो पीएच है वो सेम है, मतलब उसके पीएच में कोई खास चेंज नहीं आया अगर थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिलाया। मान लीजिए बहुत ज्यादा मिलाया होता, सर बहुत ज्यादा मिलाया होता तो सर रेशियो में चेंज आता, सर रेशियो में चेंज आता तो पीएच भी बदल जाता। बच्चों याद रखना, पीएच का बफर कभी नहीं बदलता, मैंने ऐसा नहीं कहा। पीएच का बफर रजिस्ट होता है, मैंने ये कहा जब थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिलाते हैं। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है, सर हमने एसिड मिलाया, मान लीजिए सर हमने बेस मिलाया होता तब क्या? तो केस 2 बना लेते हैं। बच्चों अगर हमने थोड़ा सा बेस मिलाया होता, राइट, जब हमने थोड़ा सा बेस मिलाया होता मतलब OH माइनस आयन, लेट्स से OH माइनस भी हमने 0.01 मिलाया, जैसे ही हमने थोड़ा सा बेस मिलाया तो कौन कंज्यूम करने जाएगा? एसिड। H प्लस मिलाया था ऊपर से तो किसने खाया? एसिटेट आयन ने। हमने OH माइनस मिलाया ऊपर से तो कौन कंज्यूम करेगा? एसिटिक एसिड। रिएक्शन करने कौन जाएगा? एसिटिक एसिड। कौन घटेगा? एसिटिक एसिड। कौन बढ़ेगा? एसिटेट आयन। मतलब जो नई कंसंट्रेशन होगी बेस मिलाने से बच्चों को कैसी होगी? सर ये होगी 0.5 प्लस 0.01 और ये होगी 0.5 माइनस 0.01। आप देख सकते हैं फिर से जब आप पीएच निकालोगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो मैंने आपको समझाया मैथमेटिकली, जो मैं पहले यहां कह रहा था कि बेटा एसिड मिलाओगे खा के उधर चला जाएगा, बेस मिलाओगे, इसी चीज का फील दिया कि बेटा जो रेशियो होता है लगभग ना के बराबर होता है, यही बफर सॉल्यूशन होता है, यही बफर सॉल्यूशन होता है, राइट। एक बच्चा मुझसे कह रहा, सर इनिशियली एच कहां से आया? इनिशियली एच कहां से आया? ये एच हमने मिलाया, ये H हमने मिलाया, लिखू क्या यहाँ पे? एडेड H प्लस मिलाया तो कितना मिलाया? 0.01। OH माइनस कहां से आया? हमने मिलाया, राइट। ठीक है। एक बच्चा मुझसे कह रहा है, विकास सर थोड़ा पीएच चेंज होता है क्या? हाँ बिल्कुल चेंज होता है, मैं शुरू से कह रहा हूं बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने का मतलब क्या है? वो नहीं चाहता है कि पीएच चेंज हो। ऐसा नहीं कि आप बकेट भर मिलके एसिड मिला दो, मतलब एक सॉल्यूशन इमेजिन करो, वो बफर उसका पीएच चेंज हो रहा है, अब आप आए उसमें एक टैंक एसिड मिला दिया तो मजाल उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। आप आए पूरा भर के आपने बेस मिला दिया तो थोड़ी पीएच चेंज नहीं होगा। तो यार थोड़ा सा चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बफर, राइट। तो जो बफर होता है ये बफर का एक्शन होता है। कोई भी जो बफर होता है बेटा, है ना, जैसे अभी मैंने आपको एसिडिक बफर बताया, ठीक वही एक्सप्लेनेशन यहाँ बेसिक बफर लिखा है, एक बार पढ़ लेना, इसे खुद से लिखा है मैंने, हटाया नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, वही एक्सप्लेनेशन एज इट इज है। मैंने एसिडिक का समझाया, यहाँ बेसिक का लिखा है। बच्चों जो कोई बफर होता है ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन है, हाँ ठीक है साहब। अब अगर ये बफर है तो या तो एसिडिक बफर होगा या तो बेसिक बफर होगा। कोई भी बफर है तो इसका जो पीएच है लेट्स से एक्स है, ठीक है। अब ये बफर बफर इसलिए है क्योंकि ये बफर एक्शन को शो कर रहा है। बफर एक्शन को शो कर रहा, ये कहने का मतलब है ये H प्लस मिलाने से और OH माइनस मिलाने से कंज्यूम हो रहा है। लेकिन ये जो H प्लस और OH माइनस मिलाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी मिला दो चेंज नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि कितना भी मिला दो चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस मिलाने से चेंज नहीं होता है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लीजिए बफर सॉल्यूशन है, इसका जो पीएच है वो एक्स है, कितना है? एक्स, राइट। अब इसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिलाया, इसमें थोड़ा सा बेस मिलाया, राइट। तो होता क्या है, इसका पीएच चेंज होता है, पीएच थोड़ा सा चेंज होता है, और पीएच थोड़ा सा चेंज होने से बफर एक्शन चलता है। जब तक बफर एक्शन उसके अंदर होता रहेगा तब तक उसका पीएच कांस्टेंट लगभग रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा एसिड बहुत ज्यादा बेस मिला दिया और इसका पीएच बहुत ज्यादा बदल गया तो बफर एक्शन शो नहीं होता। सारी बातों की एक बात, एक बफर सॉल्यूशन
बफर इसलिए होता है क्योंकि वो बफर एक्शन शो करता है। अगर बफर एक्शन शो नहीं होगा तो वो बफर नहीं होगा। और जो बफर एक्शन होता है किसी भी बफर सॉल्यूशन का एक रेंज में शो होता है। मतलब अगर इसका पीएच एक्स है तो ऐसा नहीं इसका पीएच आप 10 से बढ़ा दो, x + 10 कर दो, बोलो भैया ये बफर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में सोल्यूशन है, मान लो ये बफर है, मान लो मैंने इसमें 10 लीटर बेस मिला दिया। 10 लीटर बेस मिलाओगे तो इसका पीएच बदल जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो अब 10 लीटर पीएच मिला दिया, इसका मतलब बफर या बफर नहीं है। बफर तक बफर होता है जब तक वो बफर एक्शन को शो करता है, और जो बफर एक्शन होता है वो एक पीएच रेंज में शो होता है। मतलब अगर इसका पीएच एक्स है तो एक रेंज है, उसी रेंज में ही बफर एक्शन होगा। और जब तक इसका पीएच उस रेंज में रहेगा तब तक भैया ये बफर वाली गुण दिखाएगा। पीएच अगर उस रेंज से बाहर है तो बफर की क्वालिटी, बफर के कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए हमारे सामने जो सॉल्यूशन है इसका जो पीएच है वो है एक्स, ठीक है। तो जो बफर रेंज होती है, जैसे ये जो पहला सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो है बेसिक बफर का, ठीक है। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? POH बराबर PKB प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन वीक बेस, राइट। जब तक सॉल्ट और बेस का जो रेशियो है, सॉल्ट और बेस का जो रेशियो है, सॉल्ट और कॉन्जुगेट आयन का जो रेशियो है, जब तक 1:10 रहेगा, चाहे कॉन्जुगेट आयन 1 ले लो तो ये 10 गुना तक ले लो, चाहे इसे 1 ले लो तो जो कॉन्जुगेट आयन है 10 गुना तक ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 गुना नहीं चलेगा। अगर सॉल्ट और आयन, मतलब अगर आयन और वीक बेस का कंसंट्रेशन का रेशियो 1:10 का है तभी तक वो बफर एक्शन शो करता है। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लो, चाहे तो कॉपी में लिख लो। एक बफर बफर तभी होगा जब बफर एक्शन को शो करेगा। एक बफर बफर तभी होगा जब बफर एक्शन को शो करेगा। बफर एक्शन शो तभी करेगा जब उसका पीएच रेंज में होगा, बफर रेंज में होगा। सर वो कब होगा? जब आयन और वीक बेस का कंसंट्रेशन का रेशियो 1:10 होगा या 10:1 होगा, तभी उसका पीएच या पीओएच रेंज में होगा। कहने का तात्पर्य है जब दोनों का कंसंट्रेशन केस 1:10 हो गया तो पीओएच कितना हो गया? पीकेबी प्लस 1। जब कंसंट्रेशन 10 और 1 हो गया तो पीओएच कितना हो गया? पीकेबी माइनस 1। मतलब उसका जो पीओएच का रेंज है बच्चों वो कितना है? पीकेबी प्लस माइनस 1। मतलब ये जो मेरे पास बफर था, लेट्स से इसका पीओएच पीएच है एक्स, पीओएच है पीकेबी प्लस माइनस एक्स, तो अपन 14 में से माइनस करके पीएच भी निकाल लेंगे। लेट्स से इस सॉल्यूशन का पीएच है एक्स, तो आप इससे बफर की उम्मीद तभी तक कर सकते हो जब तक इसका पीएच x प्लस माइनस 1 की रेंज में रहेगा। मतलब अगर आपने इसका पीएच x था, x प्लस 2 कर दिया तो इससे बफर की उम्मीद मत करना, इसके अंदर बफर के गुण खत्म हो जाएंगे। बफर सॉल्यूशन तभी तक होता है जब उसके अंदर बफर एक्शन होता है। बफर एक्शन तभी तक होता है जब उसका पीएच एक रेंज में होता है। उसका पीएच उस रेंज में तभी तक होता है जब आयन और एसिड या बेस का कंसंट्रेशन का रेशियो 1:10 या 10:1 होता है। बच्चों क्या आपको समझ में आया? बफर ऐसा नहीं जिंदगी भर बफर रहेगा, वो बफर तभी तक रहता है जब उसका पीएच रेंज में रहता है, तभी उसके पीएच में चेंज ना के बराबर आता है, क्योंकि तभी वो बफर एक्शन को शो करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें एसिडिक बफर की, राइट, ये जो आपके सामने लिखा था ये था बेसिक बफर। ऐसे ही अगर एसिडिक बफर होता, जो कि शायद नेक्स्ट स्लाइड में है, अगर ऐसे ही एसिडिक बफर होता तो जो पीएच होता कितना होता? पीके प्लस 1। मैं फिर उसी लाइन को दोहराता हूं, एक बफर बफर तभी होगा जब उसके अंदर बफर एक्शन होगा। एक बफर बफर तभी होगा जब उसके अंदर बफर एक्शन होगा। बफर एक्शन तभी होगा जब उसका पीएच एक रेंज में होगा। उसका पीएच एक रेंज में तभी होगा जब सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट और बेस, या बेस और एसिड, या बेस और सॉल्ट का रेशियो 1:10 या 10:1 होगा। जब ये कंसंट्रेशन का रेशियो होता है तभी उसका पीएच उस रेंज में होता है, तभी बफर एक्शन होता है, तभी वो बफर होता है। अगर बेसिक बफर है तो पीओएच पीकेबी प्लस माइनस 1 है। अगर एसिडिक बफर है तो पीएच पीके प्लस माइनस 1 है। मतलब बच्चों आप ये भी समझ सकते हैं कि जब पीएच बदलता है तो पीएच एक रेंज में होता है, तो जरूर एक पीएच ऐसा भी होगा जब उसके अंदर बफर एक्शन मैक्सिमम होगा। जब बफर एक्शन मैक्सिमम होगा, अरे तभी तो उसमें सबसे ज्यादा बफर की क्वालिटी होगी।
जब किसी भी बेसिक बफर का पीओएच पीकेबी के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी एसिडिक बफर का पीएच पीके के बराबर होता है, उस समय उसका बफर एक्शन मैक्सिमम होता है। मतलब अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसका पीएच एक्स है, और मान लेते हैं जो एक्स है यही पीके के बराबर है, मतलब इस समय उसके अंदर बफर एक्शन सबसे ज्यादा होगा, इस समय उसके द्वारा चेंज का विरोध सबसे ज्यादा होगा, इस समय रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही आप पीके से ऊपर नीचे करोगे तो जो ये चेंज से लड़ने की ताकत है वो कम हो जाएगी। क्लियर? तो सरल भाषा में ऐसे याद कर सकते हैं अपन कि जो बफर होता है उसका पीएच होता है, जो बफर होता है उसका पीएच जब तक एक रेंज में होता है तभी उसमें बफर एक्शन होता है, जो बफर एक्शन नहीं होगा तो वो बफर भी नहीं होगा, और वो जो पीएच होता है वो पीके प्लस माइनस वन या पीओएच पीकेबी प्लस माइनस वन के बीच में ही रहता है। क्लियर? बफर है, बफर का पीएच है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया बफर क्या होता है, बफर की पहचान कैसे करें, बफर का पीएच कैसे निकालें, पीएच किस रेंज में होगा तभी बफर होगा। वहीं पे एक नया टर्म हमारे सामने है, दैट इज बफर कैपेसिटी। बच्चों जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, पीएच बिल्कुल चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं है। इमेजिन करते हैं हमारे सामने ये एक बफर सॉल्यूशन है। क्या है ये? एक बफर सॉल्यूशन है, राइट? बफर सॉल्यूशन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो थोड़ा सा पीएच में चेंज आएगा, जो ना के बराबर आएगा पर थोड़ा बहुत तो आएगा। मान लीजिए हमने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया, ये जो बफर सॉल्यूशन था, मान लेते हैं पहले इसका पीएच 6 था, मान लेते हैं इसका पीएच पहले कितना था? 6। जैसे हमने इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही थोड़ा सा ऐड किया तो इसका पीएच थोड़ा सा घट गया। लेट्स से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 मोल ऐड किया, कितना ऐड किया? 1 मोल। लेट्स से तो इसका जो पीएच है, रेजिस्टेंस तो होगा, लड़ाई तो होगी, पीएच बदलना नहीं चाहेगा, ये सच्चाई है, सच है। लेकिन जो पीएच है मान लेते हैं वो 6 से बदल के हो गया 5.8। पहले कितना था? 6, अभी कितना हो गया? 5.8। मतलब कितना मिलाने पे कितना चेंज हुआ, उसकी कितनी क्षमता है। यहां पे एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं बफर कैपेसिटी। ये क्या होता है? कितना एसिड का मोल मिलाया, उसमें से कितना पीएच का चेंज आया, इन दोनों का रेशियो होता है। मतलब जैसे मैं इसकी बात करूं तो अगर मुझे यहां पे बफर कैपेसिटी पता करनी है तो हमने कितना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया? 1। उसमें कितने का चेंज आया? व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इज चेंज। तो 6 से 5.8 हुआ, मतलब 0.2 का चेंज आया, मतलब अपन कह सकते हैं 10/2 बोले तो 5। तो इसकी बफर कैपेसिटी कितनी है? 5। बच्चों थोड़ा सा फील करिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 मोल मिलाए होते, मान लीजिए कितने मिलाए होते? 10 मोल। जब हमने 10 मोल मिलाए होते तो ये होता 10/0.2, बोलो हाँ या ना? 10/0.2 का मतलब कितना होता बच्चों? 100/2 मतलब 50। लिसन केयरफुली, एक मोल मिलाने से 0.2 का चेंज आया, 10 मोल मिलाने से 0.2 का चेंज आया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ पीएच में ज्यादा रेजिस्टेंस किसने दिखाया? एक मोल मिलाने से 0.2 का चेंज आया, 10 मोल मिलाने से 0.2 का चेंज आया। मैं आपसे पूछता हूं सबसे ज्यादा पीएच में रेजिस्टेंस किसने दिखाया? किस सॉल्यूशन ने सबसे ज्यादा पीएच से लड़ाई करी? किस सॉल्यूशन ने सबसे ज्यादा उससे झगड़ा किया? किस सॉल्यूशन ने सबसे ज्यादा उससे रजिस्ट किया? आप सभी कह सकते हैं सर सेकंड वाला, ज्यादा मिलाने पे कम चेंज आया, मतलब इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी उस सॉल्यूशन में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा पीएच चेंज से, मतलब उतना ज्यादा कम चेंज होगा क्योंकि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट? तो अपन ने एक रूल बना लिया, larger the value of buffer capacity, more resistance in the solution to pH change. Is this clear? तो हमने समझा बफर क्या होता है, बफर का पीएच कैसे निकाले, पीएच रेंज क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है। अब समय है कुछ सवाल करने का। आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल मैं करके बताता हूं, राइट? सुनिएगा बच्चों, फाइंड द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCl। ये एक वीक एसिड है, हम सब समझ गए। ये जो हमारे सामने है सॉल्ट है, सॉल्ट में एक एनायन है। सबसे पहले देखो, अगर कभी कोई वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है और साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये जो कैटायन है इसका जो पेरेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? हम सोचते हैं वो कहां से आया है, क्योंकि जहां से आया है उसी के गुण उसके अंदर होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है मतलब वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। और कल मैंने आपको बफर की कंडीशन में, उस भी एसिडिक बफर कंडीशन बताया था
कि एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जिसमें एक वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट आयन और साथ में कैटायन होता है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे समझ में आ गया यार ये तो बफर है। इन दोनों को देखते ही मुझे तुरंत सॉल्यूशन को पहचान लिया। जब भी हम सवाल करते हैं सॉल्यूशन का तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सॉल्यूशन को पहचानिए। जैसे ही आप सॉल्यूशन को पहचानेंगे तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब सॉल्ट होता है तो कभी-कभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल होता है। मैं कई तरह के सवाल लेकर सारे केसेस समझाऊंगा। अभी जो फिलहाल है समझ गए ये बफर सॉल्यूशन है। जैसे ही बफर है एक बात हम समझ गए, सर बफर नहीं एसिडिक बफर है। बस था क्या, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। तो अपन ने पीएच का फॉर्मूला लगा दिया, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ। ध्यान रखना जो आप फॉर्मूले याद करो उसमें सॉल्ट ना बोलो, उसमें याद रखो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन, राइट। pH इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन टू द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, यही तो फॉर्मूला था। तो pH बराबर pK, बच्चों pK निकालेंगे कितना आएगा 6 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। कॉन्जुगेट आयन साइनाइड है, ठीक है। जितना सॉल्ट है उतना ही तो साइनाइड आयन मिलेगा ना। जो सॉल्ट है, इमेजिन करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये NaCN का सॉल्यूशन है। NaCN सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है 10 की पावर -3 मोलर, सही है। मतलब अगर सॉल्यूशन 1 लीटर लिया होता तो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मोल होते, यही तो होता ना। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मोल किसके होते? सर -3 मोल NaCN के होते। अगर NaCN के 10 की पावर -3 मोल है तो आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ साइनाइड के कितने मोल हैं? सर 10 की पावर -3 मोल ही तो होंगे, क्योंकि वो AB टाइप का सॉल्ट है। तो जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही आयन का कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, मोल आ गया, वॉल्यूम पता है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा 10 की पावर -3/1 बोले तो 10 की पावर -3 मोल है। लेकिन याद रहे दिमाग में आप ये नहीं रखेंगे कि अपने को सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिखना है, आपको दिमाग में ये रखना है अपने को तो आयन का कंसंट्रेशन लिखना है। मतलब pH बराबर 6 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन दैट इज 10 की पावर -3, राइट। क्योंकि जिस सॉल्यूशन मौजूद है दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो चाहे आप कंसंट्रेशन बोलो चाहे आप मोल बोलो चलेगा। मोल ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल ऑफ एसिड कितना है बच्चों? एसिड कितना है 10 की पावर -2, ठीक है। 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 इसे सॉल्व करेंगे, आप सभी मुझे बताएंगे पीएच कितना आया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच? क्या बात है, आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। सर -3 है, -2 है, ऊपर जाएगा +2 -1 -1 पीएच इक्वल टू 5। क्लियर? ये सब आपके सामने था पहला सवाल, जिसमें मैंने आपको कहा बच्चों सवाल करने का हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करो, जब सॉल्यूशन की पहचान कर लोगे तो फॉर्मूला लगाओ। क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। समय समाप्त। सबसे पहले सॉल्यूशन की आइडेंटिफिकेशन करिए, उसके बाद सवाल बहुत आसान है। बच्चों मैं एक बार इस सवाल को फिर से सॉल्व करके बता रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया लिसन केयरफुली। हमारे सामने था एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH, साथ में है बेस दैट इज NaOH। जैसे ही एसिड बेस को हमने देखा हम सब समझ गए भैया रिएक्शन तो होगी। अब रिएक्शन होती है और इससे क्या बनता है बच्चों? रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3CONa प्लस H2O, यही तो बनेगा, ठीक है क्या? लेकिन हमें पहचानना यह है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन से आयन है। सबसे पहले रिएक्शन को लिख के देखो, रिएक्शन पूरी हुई कि कुछ बचा। जैसे ही मैंने रिएक्शन लिखी तो समझ में आ गया कि जो रिएक्शन हो रही उसमें सॉल्ट भी है। अब बस मजा तब आ जाए जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट भी हो और वीक एसिड भी हो, तो बफर बनेगा, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बच्चों अपने पास दोनों का दे रखा है अमाउंट इन मिलीग्राम। जब भी अमाउंट मिलीग्राम या ग्राम में दिया है सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स दैट इज 16 × 3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60। उसी प्रकार से इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने होंगे 20 × 10 की पावर -3 अपॉन 40। साफ साफ दिख रहा है इसके जो मोल हैं वो कितने आए 10 की पावर -3, और इसके जो मोल आते हैं 5 × 10 की पावर -4।
साफ साफ दिख रहा है कि जो NaOH है इसके मोल कम है, इसके मोल कम है, यानी कि ये पहले खत्म होगा, यही लिमिटिंग रीजन है। लिमिटिंग रीजन कहने का मतलब है ये पहले खत्म होगा। तो एक बात तो पक्की है कि सॉल्यूशन में NaOH नहीं बचेगा। सॉल्यूशन में NaOH नहीं बचेगा तो वीक एसिड से रिएक्शन करेगा। बच्चों, अगर यही सवाल मैंने आपसे ऐसे पूछा होता, एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट प्लस पानी बनता है, एसिड का 1 मोल बेस का 1 मोल, बताओ सॉल्ट कितना मोल? आप कहते 1 मोल। अगर यही सवाल मैंने आपसे ऐसे पूछा होता, एसिड का 5 मोल है, बेस का 2 मोल है, बताओ सॉल्ट कितने मोल? तो आप कहते सर बेस का 2 मोल एसिड के 2 मोल से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट को 2 मोल बनाएगा, इसके 3 मोल बच जाएंगे। बात वही है, बस यहाँ पे नंबर जो है ना वो थोड़ा सा 10 की पावर में है। वही तो सवाल है यार, जो बेस है हमारे पास 10 की पावर -4 है और जो एसिड है 10 की पावर -3 है, मतलब जो बेस है वो कम है, वो खत्म हो जाएगा। हमें पता करना होगा कितना खत्म हुआ, हमें पता करना होगा कितना बच गया। एक बात तो पक्की है, अगर इसके 5 × 10⁻⁴ इससे रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट 5 × 10⁻⁴ ही बनेगा। हमें सॉल्ट के मोल पता चल गए, पानी के मोल जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे पीएच कोई चेंज नहीं आएगा। अब पता करते हैं आखिर एसिटिक एसिड कितना बच गया। बच गया पता करना है तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 × 5 × 10⁻⁴। बच्चों ये मैं पता कर रहा हूं कितना बच गया, कितना रिमेनिंग है, राइट। कितना बचा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 10 की पावर -4। अरे मजा आ गया, जितना सॉल्ट है उतना ही एसिड है। क्या बात है, मतलब मजे की बात यह है कि अब आप थोड़ा सोल्यूशन को देखो, देखो सोल्यूशन के अंदर कौन कौन है। आफ्टर मिक्सिंग एवरीथिंग, मतलब हमने ये मिक्स किया, वो मिक्स किया, फलाना ढिमकाना सब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर एक एसिड है दैट इज CH3COH और दूसरा उसका सॉल्ट है दैट इज CH3CONA। बाकी सब रिएक्शन हो गई, कुछ नहीं बचा। जब आप इन दोनों को देखते हो तो आप समझ जाते हो, अरे भैया ये तो बफर सॉल्यूशन है। और जैसे ही बफर सॉल्यूशन बोला, बस आपको तो पीएच का फॉर्म लगा के आंसर निकालना था। लेकिन ध्यान रखना, जब हम बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मिक्स कर रहे हैं 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। मतलब ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। हमें समझ में आ गया ये एसिडिक बफर है, हमें समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, यही तो लगाना है। हमें सारा कंसंट्रेशन पता है, हमें सब कुछ पता है, बस वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। आप सभी देख सकते हैं जो CH3CONA है वो एक AB टाइप का सॉल्ट है, मतलब जितना सॉल्ट होगा, जितने मोल सॉल्ट के होंगे उतने ही मोल एसिटेट आयन के होंगे, मतलब जितनी मोलैरिटी सॉल्ट की होगी उतनी ही मोलैरिटी एसिटेट आयन की होगी। क्योंकि AB टाइप का सॉल्ट है तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही आप एज इट इज लिख सकते हैं। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों, आप मुझे बताएंगे आंसर कितना आया। सभी लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, मुझे बताएंगे आंसर कितना आया। इसे सॉल्व करके सभी लोग मुझे बताएंगे आंसर कितना आया। ऑलराइट, तो आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन 5। करेक्ट आंसर इज 5। क्या आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सवाल था। फिर मैं वही कंसेप्ट को रिवाइज करूंगा। क्या? सबसे पहले सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करें, सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करें कि आखिर सॉल्यूशन है क्या। अगर आपने सॉल्यूशन की पहचान कर ली तो सवाल में कुछ नहीं बचता है। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व सच प्रॉब्लम इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आइए देखते हैं अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल, ये एक बार अटेंड करो फिर मैं सॉल्व करता हूं। 40% of acetic acid is neutralized by KOH. Determine pH after neutralization. If K of acetic acid is 1.8 × -5, assume initial concentration is 1 molar. मान के चलना है कि जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है, जो शुरुआत की कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। मन में अप्रोच बना लो, सोचो हम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्व करो, राइट। मुझे उम्मीद है आप सबने अप्रोच बना लिया होगा, कुछ बच्चे सॉल्व भी करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी रुक जाए। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं सिखा देता हूं, अगला वाला आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। एक बार आप सबका ध्यान चाहिए, फिर से मैं फिर कहूंगा, एक बार आप सबका ध्यान चाहिए, फिर से मैं फिर कहूंगा। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सॉल्यूशन की पहचान करें।
जब सॉल्यूशन की पहचान कर लोगे तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना। तो आओ हम लोग सॉल्यूशन की पहचान करते हैं बच्चों। हमारे पास है एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH। उसकी न्यूट्रलाइजेशन हुई। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज लिसन केयरफुली बेटा, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते वरना हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब मैं कह रहा हूं लिसन केयरफुली, तो आधे बच्चे वहां लिख रहे हैं सर 40% पे कॉन्जुगेट का कौन फाइंड करेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, आप मुझे अप्रोच बता रहे हो या क्यों लिखने में दिमाग लगा रहे हैं। सुनो ना, सुनो, जब मैं बोलूं तो आपको सुनना है। एसिटिक एसिड है, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन हुई। क्लियर। अब अपने को सबसे पहले सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करना है, सॉल्यूशन है क्या, उसमें है क्या। राइट। ये तो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि सर एसिड बेस की रिएक्शन है तो यहां पे तो बनेगा सॉल्ट और साथ में बनेगा पानी। मतलब उन्हें तो बस अब ये पता करना है ये जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमने एन टेन अलाना फलाना ढमकाना सब मिलाया है, आखिर सॉल्यूशन के अंदर बचा क्या है। मैंने मिलाने को तो एसिटिक एसिड मिला दिया, मैंने मिलाने को KOH मिला दिया, सब मिला दिया, पर जो अंदर मिलाते हैं सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता, तभी तो पता करते हैं सॉल्यूशन के अंदर है क्या। मेरा काम है पता करना सॉल्यूशन के अंदर क्या है। सवाल ये कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है CH3COH की वो है 1 मोलर। राइट। अब कहीं पे भी उसने वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया। चाहे वॉल्यूम मानो चाहे ना मानो चलता है, फिर भी मैं आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए मान लेता हूं वॉल्यूम 1 लीटर। मतलब मान लो जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम 1 लीटर है। सर 1 लीटर क्यों माने, जो मानना है वो मान लो। क्लियर। सरलता के लिए हमने वॉल्यूम कितना मान लिया, 1 लीटर, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है। व्हाट इज दिस 1 लीटर, सर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। T इक्वल टू 0 पे एसिटिक एसिड के 1 मोल है। सर वो तो 1 मोलर लिखा है बेटा, मोलैरिटी बराबर N/V होता है कि नहीं होता। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू M इंटू V होगा कि नहीं होगा। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो जितना मोलैरिटी है उतना ही तो मोल होगा। मतलब शुरुआत में इसके कितने मोल है, 1 मोल। सवाल कहता है कि शुरू में इसके 1 मोल थे, इसके भी कुछ मोल थे, ये जीरो था, ये जीरो था। हम पता कैसे करें शुरू में इसके कितने मोल है। ये तो पता कर लोगे कि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल की रिएक्शन होगी, KOH के 2 मोल से एसिटिक एसिड के 2 मोल की रिएक्शन होगी। ये तो पता कर लोगे कि दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब 1:1 की रिएक्शन होगी। सवाल कहता है 40% ऑफ एसिटिक एसिड, 1 का 40% कितना होता है, 0.4। मतलब 1 था उसमें से 0.4 चला गया। सर आपको कैसे पता चला 0.4 चला गया, बेटा उसने कहा है 40% ऑफ एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। कितना न्यूट्रलाइज हुआ है, 40%। स्वाभाविक सी बात है जब रिएक्शन 1:1 की हो रही है तो 40% गया है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी तो 40% मतलब 0.4 रहा होगा। क्योंकि रिएक्शन 1 मोल है तो 1 मोल से होगी, 2 मोल है तो 2 मोल से हुई है। अगर 0.4 गया है तो पक्का है इसका शुरू में 0.4 ही रहा होगा। मुझे सवाल में नहीं दिया कितना था, लेकिन हमने पता कर लिया आखिर वो कितना था। शुरू में इसके कितने मोल थे बच्चे, 0.4। हमने कितना लिया था, 1, 1 में से कितना चला गया, 0.4। ये 0.4 पूरा रिएक्शन कर गया, कितना बन गया, 0। ये कितना बनेगा बच्चों, सर बनेगा 0.4। ये कितना बनेगा, 0.4। हेलो। अब सॉल्यूशन के अंदर की सिचुएशन को समझो। सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड है 0.6, उसका सॉल्ट है 0.4। क्या अब सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट आयन है और साथ में एक कैटायन है जो पानी से रिएक्शन नहीं करता है, क्या जो सॉल्यूशन बना है ये एक बफर सॉल्यूशन है। जैसे ही आपने पहचान लिया बफर सॉल्यूशन है, बच्चों आप मुझे बताओ सवाल में क्या बचा। अब तो बस फॉर्मूला रख के आंसर निकालना था। पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ध्यान से देखना, एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, क्योंकि सवाल ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है इसलिए हमने एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाया। बच्चों मैं आपसे कह रहा था इस सवाल में जहां कंसंट्रेशन है वहां मोल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है N/V। तो कॉन्जुगेट आयन का भी N/V, वीक एसिड का भी N/V, V से भी कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में भी लिख के आंसर आ जाएगा। सभी वैल्यूज को आप पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं बच्चों, तो जो आंसर आता है pH इक्वल टू pK। Ka की वैल्यू दे रखी है 1.8 into 10⁻⁵। जब आयनिक शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले आपको मैंने लॉग बताया था, और लॉग हमने इसी का निकाला था। आप देखना जरा फर्स्ट लेक्चर का हैंडआउट देखना, हमने इसी नंबर का लॉग निकाला था। ये नंबर सबसे ज्यादा कॉमन है आयनिक में, आपको तो याद होना चाहिए इसका लॉग। लॉग 1.8 into 10⁻⁵, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस लॉग 1.8 लगभग 4.74 अपन ने पहले ही निकाला था। तो यहां लिख देता हूं मैं pH 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एनायन कितना है 0.4 अपॉन 0.6। इसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग मुझे pH की एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे। इसे सॉल्व करके मैंने एक सवाल के पीछे बहुत कुछ बताता हूं, प्लीज जब मैं बोलूं तो सुना करिए।
सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कितना आएगा। pH इक्वल टू 4.74 प्लस log 0.4 अपॉन 0.6 4/6 मतलब 2/3 log 2 माइनस log 3 log 2 होता है 0.3 log 3 होता है 0.48। सारी वैल्यू को सॉल्व करो और सही जवाब कई बच्चों ने दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 4.56 एंड द करेक्ट आंसर इज 4.56। जब आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो आंसर आता है 4.56। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, 5.7 चलेगा, 5.8 अरे 5.9 तक चलेगा बच्चे, क्या बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो ये जो सवाल था मैं फिर वही रिपीट करूंगा। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करो। एक बार सॉल्यूशन पहचान लिया तो सवाल खत्म हो जाता है, राइट। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। फाइंड द pH ऑफ aqueous solution of 10 की पावर -2 मोलर SCOH and 10 की पावर -3 मोलर SCO whole twice BA। ये सवाल भी मैं सॉल्व करता हूं, आप सब मेरे साथ देखना, मेरे साथ समझना। आप सब दिमाग में अप्रोच बना लो, प्लीज मेरे साथ सॉल्व करना बच्चों। लिसन केयरफुली, दिमाग में अप्रोच बना लो क्योंकि मैं पूरा समय नहीं दूंगा सॉल्व करने का, आप बहुत समय लगाओगे। मेरे साथ सीख लो, जब मॉड्यूल में ऐसे सवाल मिले तो हाँ सही करना, गलत मत करना, ठीक है। अपने आप में एक स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है और इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अपने पास HCOH है जो कि एक वीक एसिड है। मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखें, आप में से बहुतों से बन जाएगा लेकिन फिर भी देखो। फॉर्मिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, उसका आयन है, कॉन्जुगेट आयन है। यहाँ पे जो बैरियम 2+ है, जो बैरियम 2+ है, इसका जो पेरेंट रहा होगा ये बैरियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, जिसको देख के हम समझ गए ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, मतलब इसकी रिएक्शन पानी से तो नहीं होने वाली है, मतलब भैया इसके अंदर बफर के सारे गुण हैं। अब जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम पहचान करते हैं तो पता चला ये जो सॉल्यूशन है वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट है। सर ये जो सॉल्यूशन है वो तो एसिडिक बफर है। जैसे ही हमें पता चल गया एसिडिक बफर है, अपन पीएच का फॉर्मूला लगाते हैं और एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है pH बराबर pK प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। आप देखो, मैं जब भी आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं कभी भी सॉल्ट नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा कॉन्जुगेट आयन बोलता हूं। pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, राइट। अब हमारा खेल है pK निकालना। हमने सवाल को फिर से पढ़ा तो सवाल को देखा तो पता चला भैया उसमें तो Kb दे रखा है, अपने को देख Kb रखा है लेकिन हमें चाहिए क्या, K। अब हम सोच में पड़ गए K कैसे निकालें। K होता क्या है, एसिड का। Kb किसका दिया है, आयन का। ध्यान से समझना, HCOOH एक वीक एसिड है और HCOO माइनस उसका कॉन्जुगेट पेयर है। ये जो है ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसका Kb पता है तो क्या इसका हम K नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए जो K इंटू Kb होता है बच्चों, वो 10 की पावर -14 के बराबर होता है। तो यहां से आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं जो 10 की पावर -4 आता है। लेकिन सर हम तो pK निकालने वाले थे। अरे यार P का मतलब तो माइनस लॉग होता है ना, तो माइनस लॉग ऑफ K ले लो, pK की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4। वाह, हमने pK तो निकाल लिया, लिख लिया, मजा आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। अब हम कॉन्जुगेट आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालें? अब हम कॉन्जुगेट आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालें? तो कॉन्जुगेट आयन सुनना ध्यान से, कौन है, फॉर्मेट आयन। बच्चा जिसे सॉल्ट वाला फॉर्मूला याद होता है वो एज इट इज 10 की पावर -3 लग देता है और सवाल उसका गलत हो जाता है। बच्चों फिर से कह रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन हम सॉल्ट की नहीं रखते, कंसंट्रेशन हम आयन की रखते हैं। वो तो जब सॉल्ट 1:1 टाइप का होता है, AB टाइप का होता है, तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वही आयन की कंसंट्रेशन होती है। लेकिन यहां पर ये सॉल्ट जो है वो 1:1 टाइप का नहीं है। थोड़ा फील करिएगा, HCOO होल ट्वाइस Ba, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 टाइम्स ऑफ HCO माइनस प्लस बैरियम 2+। मतलब इसको ऐसे फील करो, अगर सॉल्ट 1 मोल होगा, अगर सॉल्ट 1 मोल होगा तो इसका 2 मोल होगा, अगर सॉल्ट 2 होगा तो 4 होगा, अगर सॉल्ट 10 होगा तो 20 होगा, अगर सॉल्ट 100 होगा तो 200 होगा, अगर सॉल्ट 10 की पावर -3 होगा तो सर इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन है वो 2 × 10 की पावर -3 होगी। एक बच्चा मुझसे कहता है सर आपने तो हमें कहा था कि जब भी कंसंट्रेशन लिखना सॉल्ट में जब भी कंसंट्रेशन लिखना उसको नॉर्मेलिटी लिखना। यार आप मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना है? सर इसका एन फैक्टर है 2,
इसका एन फैक्टर 2 है। आप सभी जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है कि नहीं? हाँ होता है। बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? सर 10 की पावर -3 इंटू 2। बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कितनी? 10 की पावर -3 2। बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना? सी। हमें यहाँ पे क्या लिखूं? 10 की पावर -3 लिखूं कि 2 इंटू 10 की पावर -3 लिखूं? चाहे मोल से सोच लो, चाहे नॉर्मेलिटी सोच लो, एक बात तो पक्की है सर, ऊपर लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10 की पावर -3। हेलो, 2 into 10 की पावर -3 is the concentration of conjugate ion। हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमेशा नहीं लिखते हैं, हम conjugate ion की कंसंट्रेशन हमेशा लिखते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और नीचे लिखना था वीक एसिड कितना दे रखा है कंसंट्रेशन उसका? 10 की पावर -2। खेल खत्म यार, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे पीएच कितना आएगा, सभी लोग मुझे बताएंगे पीएच कितना आएगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे बेटा, इतना तो सॉल्व करिए आप। अभिषेक आप मुझे कॉल करना, अभिषेक आपका जो मन करे एक बार करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एन फैक्टर निकालना आता है ना आपको? अभिषेक, राजेंद्र, एन फैक्टर निकालना आता है ना आपको? जो मन करे वो करके देख लो, आपको समझ मिल जाएगा। फिर भी जवाब नहीं मिलता तो मुझे कॉल करिएगा। हाँ, उस डाउट को मैं यहां नहीं लूंगा अभी। चलिए, तो आप सबके सामने सवाल का जो आंसर है वो है 3.3 एंड द करेक्ट आंसर इज 3.3 एंड द करेक्ट आंसर इज 3.3। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये जो अगला सवाल है ये भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? आप सबका ध्यान चाहिए। फिर से जब भी कभी, फिर से दोहरा रहा हूं मैं वही, जब भी कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आए तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन करें, सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करें, राइट? तो चलो पहचान करते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो हमारे पास पहला सॉल्यूशन है दिस वन, ज्यादा हो तो इमेज बना के सोच लिया करो मन में, है ना? ये पहला सॉल्यूशन है, इसका 200 ml है, इसका 0.01 मोलर है, और ये NH4OH है, राइट? दूसरा सॉल्यूशन है, इसका भी 200 ml है, ये 0.01 मोलर है, और यहां पर भी दे रखा है कितना बच्चों? HCl का सॉल्यूशन है, ठीक? दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाएंगे, एक नए सॉल्यूशन बनाएंगे। भैया एसिड आया, बेस आया, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। इधर से बेस आ रहा है, इधर से एसिड आ रहा है। 200 ml 200 ml मतलब जो सॉल्यूशन बना इसका वॉल्यूम कितना? 400 ml। ये तो हमने चित्रों में इमेजिन कर लिया। चलो अब कैसे इमेजिन करते हैं सवाल में वो देखिएगा बच्चों। इसे मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास है NH4OH दैट इज वीक बेस, साथ में रिएक्शन होती है HCl के साथ, तो क्या बनेगा? NH4 प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2O, राइट? तो आप सभी समझ गए कि यहाँ पे जो बना क्या बना बच्चों? सॉल्ट। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉल्ट का। ये कौन है? वीक बेस है। बच्चे के मन में खटका यार, अगर इसको बफर सोल्यूशन होना है तो सोल्यूशन में इसको भी होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा। देखते हैं सोल्यूशन में क्या क्या बचा है। उसके लिए तो बच्चों अपने को मोल या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बच्चों सुनो मैं क्या बोलता हूं, मैंने कहा मोल या ग्राम इक्विवेलेंट बोला ना यार। अब दोनों का एन फैक्टर 1 है, NH4OH का एन फैक्टर 1 है, HCl का एन फैक्टर 1 है, NH4Cl का एन फैक्टर 1 है, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही मोल होगा। क्यों सर? अरे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल इनटू एन फैक्टर होता है, बताया था कि नहीं बताया था? अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट मोल के बराबर होगा? हाँ होगा। मिली मोल मिली ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मोल। क्लियर? चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या निकाले? मोल निकाले। चलो मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू m इंटू वी। वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है तो अपन इसे बोल देते हैं मिलीमोल, राइट? मिलीमोल बोल देते हैं तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलैरिटी है 0.01 इंटू 200। ऐसे ही एसिड का, ऐसे ही बेस का। तो अपन एसिड का निकालेंगे तो इसके भी मिलीमोल कितने आएंगे साहब? इसके जो मिलीमोल आएंगे वो भी आएंगे 0.01 इंटू 200। एक बच्चा जैसे ही दोनों की मिलीमोल देखता है वो खुश हो जाता है।
कुछ बच्चे मिलीमोल निकालते हैं तो कुछ बच्चे मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखोगे तो दोनों का जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल आता है। दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आता है तो उनके मन में लड्डू फूट जाता है, सर एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई। सर एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई, सर एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बन गया। बच्चों एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बन गया तो वो कहते हैं अरे सॉल्यूशन में सॉल्ट बन गया। कुछ बच्चे, मैं देख रहा हूं आंसर भी लिखे होंगे पक्का, मैंने देखा नहीं वैसे, सर एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बन गया तो वो कहते हैं सर सॉल्ट बन गया तो सर पीएच होगा 7। अरे हट, सॉल्ट बनने का मतलब पीएच 7 होता है? मतलब वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बने, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और पीएच 7 होगा? पीएच 7 तब हो है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनता है, हमेशा पीएच 7 नहीं होगा। खोलो आंखें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको हमने बताया था जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तभी पीएच होता है। पीएच 7 हमेशा 7, पीएच हमेशा 7 नहीं होता है, और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सॉल्ट तो बना, तो ये तो क्लियर है कि सॉल्यूशन बफर नहीं है। अब सॉल्यूशन बफर नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा एसिड पूरे के पूरी बेस से रिएक्शन करके चला गया। ये तो समझ में आ गया, सॉल्ट बना। लेकिन सवाल हमसे पीएच पूछा है। जो सॉल्ट बना, सॉल्ट की पहचान करो ना बेटा, जो सॉल्ट बना क्या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से नहीं बना? अरे हाँ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। क्या आपको इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला याद है? बच्चा मुझसे कहता है सर सॉल्ट बना तो सर हाइड्रोलिसिस क्यों होगा? बेटा सॉल्ट बनेगा तो अपने आयन में फिर से टूटेगा, पानी से फिर से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनने के बाद ऐसे बैठ जाएगा। पानी में है तो सॉल्ट का आयन तो फिर से आएगा ना, जब सॉल्ट का आयन आएगा तो हाइड्रोलिसिस होगा ना, मतलब पानी में सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस है। तो सोचो, पानी में सॉल्ट है तो हाइड्रोलिसिस है। अब वो बात की बात है कि कैटायन एनायन स्ट्रॉन्ग का है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और यहां तो वीक का है तो होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा मतलब पीएच 7 से कम होगा। तुरंत मन में फॉर्मूला आ गया, 7 माइनस हाफ पी के, 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। बस अब तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। आप सभी वैल्यू पुट करके मुझे आंसर देंगे, आप सभी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर देंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करिए, सबसे पहले सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करिए। ये सॉल्यूशन क्यों बफर नहीं है? क्योंकि वीक बेस नहीं है। याद करो बफर की कंडीशन क्या होती है, सारा का सारा वीक बेस सारे सारे एसिड से खत्म हो गया। जब वीक बेस है ही नहीं, यहां सॉल्यूशन के अंदर केवल सॉल्ट है, सुनो NH4Cl प्लस पानी है, वीक बेस नहीं है। जब वीक बेस नहीं तो बफर कहां से बनेगा? बता दिया ना बेटा, अब तो क्यों बफर नहीं है। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज 5.65। द करेक्ट आंसर इज, जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.65। डिटेल्ड सॉल्यूशन केवल शब्दों में आपके सामने है, 5.65। अच्छा, एक बच्चे गलती कर रहे होंगे यार, बच्चे कंसंट्रेशन सही नहीं लिख रहे होंगे। ओके ओके, इस सवाल में आप सब कंसंट्रेशन जो है ना वो सही नहीं लिख रहे होंगे शायद। कंसंट्रेशन जो लिखेंगे ये भी सुन लो। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया, आप सबने शायद, मैं देख रहा हूं बच्चों ने आंसर अलग अलग दिया है, किसी ने 5.65 5.5 दिया है, कुछ 3.5 दे रहे, कुछ अलग दे रहे। आप सबने सी को गलत लिखा होगा, यहां जगह नहीं, इधर बता देता हूं मैं। सुनो ना, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी, ये सी क्या है? कंसंट्रेशन। ये किसका कंसंट्रेशन? याद करो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस याद करो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो फॉर्मूले में सी आया करता था, ये कंसंट्रेशन उस आयन का होता था, ये कंसंट्रेशन उस आयन का होता था जिसने हाइड्रोलिसिस किया, जिसने हाइड्रोलिसिस किया। याद आया? ये कंसंट्रेशन उस आयन का होता था जिसने हाइड्रोलिसिस किया। जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से सॉल्ट के मिलीमोल आएंगे, इसके हैं 2 मिलीमोल, इसके हैं 2 मिलीमोल, तो सॉल्ट के आते हैं 2 मिलीमोल। लेकिन यहाँ पे मिलीमोल नहीं लिखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना है। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों? N/V।
इसका 200 ml है, इसका 200 ml मैंने बनाया था, इसका कितना ml है 400 ml। तो जो सॉल्ट जहां है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 400 ml। तो जो कंसंट्रेशन हो कितना होगा 2 मिलीमोल, मतलब 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 400 मिलीलीटर, राइट। 400 मिलीलीटर को आप कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो 400 मिलीलीटर अपॉन 1000 और 10⁻³ को भूल जाओ, जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आता है, जो कंसंट्रेशन आता है, जो कंसंट्रेशन आता है वो आता है 5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो क्या है 5 इंटू 10⁻³, इसे सॉल्व करना है। शायद आप लोगों ने इसे लिखा होगा, हाँ ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्मूले लगाएं तो क्या क्या रखना है इसे ध्यान रखिएगा, राइट। तो जब आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 5.65। ठीक है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, जब कभी सवाल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का है तो सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करो, सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करो। एक बार इसे फिर से सॉल्व करना क्लास के बाद। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। मैं जो अगला सवाल ले रहा हूं ऐसे ही 3 सवाल लूंगा, देखना तीनों सवाल सभी केसेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब ये पहला सवाल है, इसी से मिलता जुलता सब कुछ यही रहेगा, बस डाटा अलग रहेगा। दूसरा सवाल सब कुछ यही रहेगा, डाटा अलग रहेगा। तीसरा सवाल, और तीनों सवाल में मैं सभी केसेस को एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी एक बार सुन लो, मैं तो कहूंगा सुन लो आप सब। सॉल्व आप मॉड्यूल के सवाल कर लेना, ठीक है। सुनिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, सुनिएगा, क्योंकि 3 सवाल सभी केसेस को बताते हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं तीनों सवाल। आप सबका ध्यान चाहिए, राइट। जब कभी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आए, सर हमें कैसे पता चलेगा कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है? बेटा, मोल ऑफ KCl एंड मोल ऑफ HCl आर मिक्स्ड इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। इमेजिन करो हमारे सामने ये एक एक्वस सॉल्यूशन है और ये 1 लीटर है। कितना है ये 1 लीटर है। इसमें हमने सॉल्ट को मिला दिया KCl, इसमें हमने एसिड को मिला दिया HCl। KCl जो मिलाया उसके 0.02 मोल है, HCl को जो मिलाया उसके 0.01 मोल है। अब जब दोनों आएंगे पानी में तो अपने आयन में टूटेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिख के चेक करो कहीं रिएक्शन हो तो नहीं रही। KCl प्लस HCl, जो KCl है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, मतलब इसमें जो एनायन है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, वो दूसरे आयन से इंटरेक्ट करेगा। K प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस H प्लस से, K प्लस Cl से रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके क्या बनेगा, यहां पर बनेगा HCl और साथ में KCl। सभी प्रोडक्ट को ध्यान से देखो बच्चों, ये जो KCl बना है ये सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है सर? ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। KCl एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोला, आपको समझ में आ गया कि उसका जो पीएच है वो तो 7 रहने वाला है, पीएच से कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब ये है नहीं है, बात बराबर है। अब देखना मुझे इन तीनों के बारे में है। KCl HCl HCl, देखते हैं कितना कितना हमने मोल लिया। KCl का 0.02 मोल मिलाया, 0.02 मोल। HCl का 0.01 मिलाया, T इक्वल टू 0 पे दोनों के इतने इतने मोल थे। समय बीतेगा, रिएक्शन होगी किसी टाइम T पर, इसके कुछ मोल खत्म होंगे, इसके कुछ मोल खत्म होंगे। मोल कंसेप्ट के हिसाब से सोचें, इसके मोल है 0.1, इसके मोल है 0.02, इसके मोल कम है, मतलब यही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट LR। मतलब HCl पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। HCl पूरा खत्म होगा, कितना है 0.01। HCl के कितने मोल्स रिएक्शन करेगा 0.02, कितना मोल खर्च हो जाएगा 0.01। ये कितना खर्च हो गया 0, ये कितना बन जाएगा 0.01। क्लियर, ये कितना बन जाएगा 0.01, उससे तो मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है। सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोल KCl के हैं, सॉल्यूशन के अंदर 0 मोल HCl के हैं, सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोल HCl के हैं, सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोल KCl के हैं। KCl को तो आप भूल जाओ, इन दोनों पे ध्यान दो। ऐसा नहीं लग रहा वीक एसिड है उसी का कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है? बोलो क्या ये बफर है? जी हाँ साहब ये बफर है। बफर कहना पर्याप्त नहीं, आप तो मुझे ये भी बताओ ये कौन सा बफर है। सर वीक एसिड का कॉन्जुगेट है ना सर, तो पक्का ये एसिडिक बफर है।
सबसे पहले सॉल्यूशन की पहचान करो। मैंने अभी आपको सॉल्यूशन पहचान करके बताया ये क्या है, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। सवाल हमसे तो पीएच पूछा था। क्या पूछा था? पीएच। बेटा ये मोल है, ये मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो N/V करोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। मजे की बात है, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन है। सवाल हमसे पीएच पूछा है, हमने सॉल्यूशन की पहचान कर ली और एसिडिक बफर है, तो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन। कॉन्जुगेट आयन कौन है? साइनाइड आयन। अभी फिलहाल सॉल्ट के बराबर है, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा? pKa प्लस, अब सारी वैल्यू को रख ही देते हैं ना यार। pKa कितना है बच्चों? 10 की पावर -6 है, तो जो pK होगा वो 6 होगा। 6 प्लस लॉग ऑफ 0.1 0.1, अरे कैंसिल हो जाएगा क्या? लॉग ऑफ वीक एसिड लॉग ऑफ सॉल्ट दोनों इक्वल है। 0.1 0.1 लॉग 1 कितना होता है? 0। लॉग 1 कितना होता है? 0। मतलब अपन सीधे कह सकते हैं कि सर यहाँ का जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? 6। बच्चों इस सवाल में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने इन सवालों में सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो सवाल खत्म। सॉल्यूशन की पहचान कर ली तो सवाल खत्म है। बस सॉल्यूशन की पहचान करने का ही खेल होता है, राइट। इसी तर्ज पे मैं आपके सामने लेके आया हूं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखने में बिल्कुल पहले के जैसा है। यहां पे भी केसीएन है 0.01 मोल, एचसीएल है 0.01 मोल, देखने में बिल्कुल वही डाटा, सब कुछ वही है, बस फर्क इतना है केसीएन के मोल बदल दिए। मोल बदल जाएगी तो कहानी बदल जाएगी। कैसे? देखिएगा, केसीएन है साथ में एचसीएल है, आपस में रिएक्शन होगी प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस की माइनस से प्लस की माइनस से, मतलब क्या बन जाएगा बच्चों? केसीएल प्लस एचसीएल। फिर से वही सॉल्ट बना। जो सॉल्ट है केसीएल वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इससे तो पीएच 7 रहने वाला है, इसे भूल जाओ। नहीं है ऐसा मान लो। अब हमें पता करना है कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है। केसीएन कितना है? 0.01। एचसीएल कितना है? 0.01। T = 0 पे दोनों को मिलाया, दोनों सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, रिएक्शन करते हैं, 0.01 खत्म हो जाएगा। 0.01 खत्म हो जाएगा, केसीएल बनेगा 0.01, एचसीएल बनेगा 0.01। बच्चों जो केसीएल है वो सॉल्ट है। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर कौन है? सर ये जो दोनों हैं ये सॉल्यूशन के अंदर है, ये जो दोनों हैं सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के इनसाइड है। मतलब कहने का ये है कि केवल यही दोनों हैं। अब जो सॉल्यूशन का पीएच होगा यही दोनों डिसाइड करेंगे। केसीएल तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, भूल जाओ। अब फोकस करते हैं एचसीएल पे। जो एचसीएल है क्या वो एक वीक एसिड है? जी हां साहब। वीक एसिड का जो पीएच निकालना होता है या जो H+ निकालना होता है, बच्चों आपको मैं रोज कहता हूं क्लास के हैंडआउट रिवाइज करो। आपका रिवाइज क्या होगा? तो वीक एसिड के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है वो √K/C होता है कि नहीं होता? अरे हाँ, √K, K कितना है? 10 की पावर -6, C कितना है? 10 की पावर -2, 10 की पावर -8 कितना है? 10 की पावर -4। हम H+ निकाल रहे थे, पीएच बोलो, पीएच कितना आएगा? 4। सबसे पहले सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करो। सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो खेल खत्म। जो पहला सवाल बना था वो बफर बना था, दूसरे वाले में सॉल्ट है ही नहीं, केवल केवल जो बचा है वीक एसिड, तो ऐसे निकाला। इसी के तर्ज पे आपके सामने मैं एक सवाल और लेके आ रहा हूं। अगला सवाल देखिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देखना। अब जो आपके सामने है अगला सवाल वो है 0.01 मोल ऑफ केसीएन। मतलब अपने सामने यहां पर भी वही सवाल है, वही सॉल्ट है, वही एसिड है, बस फर्क है दोनों का मोल अलग अलग है। एक बार सॉल्ट ज्यादा, एक बार दोनों बराबर, एक बार एसिड ज्यादा। यही तो सिचुएशन हो सकती है। केसीएल प्लस एचसीएल को अपन ने मिलाया तो फिर वही कहानी, प्लस माइनस, तो क्या बनेगा? HCl प्लस केसीएल। हम पता करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कितने हैं। T = 0 पर हमने केसीएल का 0.01 मोल मिलाया, हमने एचसीएल का 0.02 मोल मिलाया। समय बीतेगा, दोनों पानी के अंदर आएंगे, रिएक्शन होगी। इस बार कम कौन है? केसीएल। एलआर कौन है? केसीएल। खत्म कौन होगा? केसीएल। कितना खत्म होगा? 0.01। कितना कंज्यूम होगा? 0.01। कितना बचेगा? 0। ये कितना होगा बच्चों? 0.02 - 0.01।
हेलो, HCl कितना बनेगा 0.01, KCl कितना बनेगा 0.01। मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, इनसाइड सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर कौन है, इनसाइड सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन बचा। ये बचा 0.01, ये बचा 0.01, ये बचा 0.01। सही है क्या? मतलब सिचुएशन को समझिएगा, सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इससे पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्यूशन के अंदर अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, वीक एसिड भी है। किस्सा कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर HCl भी है, साथ में HCl भी है। आप सभी जानते हैं जो HCl है वो एक वीक एसिड है, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। जब कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों साथ में होते हैं, जब कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों साथ में होते हैं, तो वीक एसिड का H प्लस बहुत कम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तुलना में, और क्योंकि कॉमन आयन लग गया, क्या लग गया, कॉमन आयन, तो कॉमन आयन की वजह से जितना H प्लस वीक से आना चाहिए था उससे भी कम आएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों हैं, तो जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन है, जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन है वो मेनली कहां से आता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से। वीक एसिड थोड़ा बहुत करता है लेकिन फिर भी वो और कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो ना के बराबर होगा। मतलब अगर मुझे पीएच निकालना है तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, मैं किससे लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड से लूं, वीक एसिड से, सर स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻²। याद करो जब हमने पीएच की बात करनी शुरू करी थी तो मैंने कहा था जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का कैलकुलेशन आएगा तो जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, वही नॉर्मेलिटी होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो एसिड है उसका एन फैक्टर 1 है, मतलब वही उसकी मोलैरिटी है, वही उसकी नॉर्मेलिटी है। हमें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए तो निकाल लेते हैं, कितने मोल है एसिड के बच्चों, 10⁻²। देखो ना एक्सेल कितना 10⁻², कितना लीटर है 1 लीटर, यही उसकी मोलैरिटी है, यही उसकी नॉर्मेलिटी है, यही उसका कंसंट्रेशन है। ये 1 लीटर लिखा है ना, 1 लीटर है तो कितना हो गया 10⁻²। हमें क्या निकालना था पीएच, तो पीएच बराबर क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो कितना होगा बच्चों माइनस लॉग ऑफ 10⁻², बोले तो बच्चों आपने देखा सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर। प्रज्वल बेटा क्या लिखा है आपने, बस एक कंफ्यूजन, बी की कंसंट्रेशन, बी क्या बेस, बी क्या बोल रहे हो बेटा, कंसंट्रेशन को किससे निकाला, मैं समझ नहीं पाया आपका डाउट। प्रज्वल क्या बोल रहे हैं आप, नहीं बी नहीं, क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखो आ जाएगा। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है इन सवालों के माध्यम, इन सवालों के माध्यम से ये जो 2-3 केस अपन ने लिए इनके माध्यम से आप समझ गए क्या क्या केसेस है। बेटा जब बच्चा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ता है ना, पता हो क्या सोचता है, सर इसको उससे मिला दे उसको, अरे हर चीज नहीं मिलानी है, हर चीज मिला मिला के नहीं सोचना, हर चीज आपके सिलेबस में नहीं है कि सब कुछ मिला के सोचो। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक, सौरभ बेटा थैंक यू, आयनिक इक्विलिब्रियम की जान है अप्रोक्सीमेशन। जिस बच्चे ने अप्रोक्सीमेशन सीख लिया ना, आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल कर लिए, अप्रोक्सीमेशन जान है आयनिक इक्विलिब्रियम की। फिलहाल इन सवालों के माध्यम से, इन कंसेप्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाया। सर लास्ट में नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता किया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता किया बेटा, मोल देखो ना सबके, मैं आखिरी डाउट ले रहा हूं, आप लोग यार उन्हीं चीजों को सुनते नहीं हो फिर पूछते हो। सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता किया, अरे पानी भिजवा दीजिए। नेचर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे पता किया, कैसे पता किया भाई, सॉल्ट है, सॉल्ट से कोई चेंज आएगा नहीं, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सर केसीएल, केसीएल तो खत्म हो गया ना,
तो सोल्यूशन के अंदर HCl बचा और HCl बचा, तो उससे देखा अब दोनों एसिड है तो सोल्यूशन तो एसिडिक होगा ना। हाँ सोल्यूशन तो एसिडिक होगा सर, पर कंसंट्रेशन किसका ले, वीक एसिड का ले कि स्ट्रॉन्ग का ले, बेटा स्ट्रॉन्ग का ले। क्यों, वीक एसिड से H+ ना के बराबर आएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के वो सारे लॉजिक लगा दो। सवाल आपके मजे ले लेता, चलो एक मजे ले लेता हूं मैं आपके, पूछ लेगा सवाल। मान लो ऐसा होता, मान लो बच्चे एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा सा मजे ले रहा हूं, ठीक है, देखते कौन बता पाता है। मान लो ऐसा होता कि जो HCl है, मान लो पल भर के लिए कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ होता, तो अब पीएच कितना होता, अब पीएच कितना होता, कंसंट्रेशन 10 की, ये गलती कर दी ना आप अब्दुल रहमान, गलती कर दी ना आपने बेटा। अगर 10⁻⁻�6 होता तो याद करो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, और जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो भैया पानी का भी लेना पड़ेगा H+, भूलो नहीं। हाँ बिल्कुल सही, वाटर का ऐड करना पड़ेगा, तो बस यही है। ठीक है, हुआ क्या, जब अपन सारे फिर से गहरी सांस लो, अभी एक मजेदार कंसेप्ट आने वाला है। आज मैं क्लास को 10 मिनट 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा, पहले बता दूं। सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने कहा कि ये जो सारे केसेस थे वो मिक्सिंग के थे, राइट, मिक्सिंग के थे, और इसका जो पीएच आया वो 2 आया। तब अपन मिक्सिंग करते हैं ना, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, तो वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इसे बोलते हैं टाइट्रेशन। गहरी सांस ले लो, पानी पी लो, 20 मिनट तक ध्यान से सुनना है, सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मैं कह रहा हूं ध्यान नहीं भटकना चाहिए, लिसन केयरफुली, राइट। जब हम ये सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ना, एसिड और बेस को मिलाया, तो वहां पे एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। कुछ बच्चे टाइट्रेशन शब्द सुन के घबरा जाते हैं, अरे भाई टाइट्रेशन है मतलब नाम ही खतरनाक लगता है ना, एक तो टी से स्टार्ट होता है, तो नाम ही खतरनाक लगता है यार, कुछ होगा मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट्रेशन बहुत सिंपल चीज है। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। मतलब याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे, जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था, तो कभी कभार भूले भटके आप लेबोरेटरी चले जाते थे। लेबोरेटरी में ऐसे कुछ सेटअप रहा होगा, अगर आपको याद हो, तो जो लेबोरेटरी का सेटअप रहा होगा, अगर आपको याद हो तो लेबोरेटरी में ऐसे कुछ सेटअप रहा होगा, तो उसमें ऐसा मान लो कि नीचे यहाँ पे जो है वो एक एसिड का सोल्यूशन है, और ऊपर से हम लोग बेसिक सोल्यूशन मिला रहे हैं, राइट। ये जो बेसिक सोल्यूशन है हमें इसका कंसंट्रेशन पता है। कंसंट्रेशन बोले तो नॉर्मेलिटी, बोले तो मोलैरिटी, बोले तो फॉर्मेलिटी, बोले तो वेट परसेंटेज, बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज, बोले तो वेट बाय वॉल्यूम, बोले तो मोल फ्रैक्शन, बोले तो कितना मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट, वो सब कंसंट्रेशन, राइट। लेकिन इन जनरल जब भी हम कंसंट्रेशन बोलते हैं तो उसका मतलब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से होता है। ये जो नीचे सॉल्यूशन है, ये एक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन अपने को नहीं पता है, इसकी नॉर्मेलिटी अपने को पता नहीं है। इसकी नॉर्मेलिटी पता है, मिला रहे हैं तो देखना तो आता है, तो वॉल्यूम भी पता है। इमेजिन करो हमें इसकी नॉर्मेलिटी पता है, हमें इसका वॉल्यूम पता है, यहाँ पे कितना सोल्यूशन है हमें इसका वॉल्यूम पता है, लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं पता। किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, यही टाइट्रेशन, यही टाइट्रेशन। अब ये जो हम टाइट्रेशन करते हैं ये कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से होता है। कभी भी टाइट्रेशन करोगे तो एक बात पक्की है, इसमें दो अपोजिट सॉल्यूशन होगा, मतलब एसिड है तो बेस होगा। अब टाइट्रेशन कई तरीके का होता है, हम लोग इस चैप्टर में एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन की बात करते हैं। मतलब केवल यही टाइट्रेशन हो ऐसा नहीं है। टाइट्रेशन का मतलब है अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। तो टाइट्रेशन एसिड बेस हो सकता है, टाइट्रेशन रेडॉक्स हो सकता है, टाइट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टोमेट्रिक भी होता है, टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक भी होता है, न जाने कितने टाइट्रेशन होते हैं। सरल भाषा में वॉल्यूम पता करना है, सॉरी कंसंट्रेशन पता करना है, कैसे पता कर लो उसका नाम रखो। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है, नंबर 1। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 2 हम लोग बात कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन की, राइट। अब होता क्या है, जब भी कभी टाइट्रेशन होता है ना, तो उसमें दो अपोजिट सॉल्यूशन चाहिए। एक एसिड है तो बेस है, बेस है तो एसिड है। एसिड एसिड से टाइट्रेशन नहीं होगा, बेस बेस से टाइट्रेशन होगा। सिंपल सा लॉजिक है, एसिड एसिड का रिएक्शन नहीं होता, बेस बेस का रिएक्शन नहीं होता। तो टाइट्रेशन का लॉजिक होता है कि दोनों सॉल्यूशन की आपस में रिएक्शन होनी चाहिए।
क्लियर? तो जैसे ही जब रिएक्शन होती है, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस। तो आप सभी जानते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था। बेटा अगर कभी रिएक्शन होती है तो ये ना देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस ये जान लो अगर ये हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। याद आया? एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सबको पता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता, पर इतना पता है जब एसिड और बेस की हेलो कंप्लीट रिएक्शन होगी, जब एसिड और बेस की कंप्लीट रिएक्शन होगी तो हमें इतना पता है कि ग्राम ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा। जब हम टाइट्रेशन करते हैं, यही कंसेप्ट को लगाते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन को लगाते हैं, एसिड और बेस की जब कंप्लीट रिएक्शन होती है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो N1V1 बराबर N2V2। हमें N1V1 पता था, हमें N2 नहीं पता था। अरे ये पता, ये पता, ये पता, तो ये ना निकाल लोगे? अरे सर दौड़ते हुए निकाल लेंगे। बच्चे ने कहा सर टाइट्रेशन करना तो बहुत आसान है, बस ग्राम इक्विवेलेंट को तो इक्वेट करना है। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा? इमेजिन करो एसिड है, ऊपर से हम बेस मिला रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गई? हम कैसे जानेंगे? हमारी आंखों को दिखता नहीं रिएक्शन हो गई। कैसे हम जानेंगे कि एसिड बेस आपस में मिलकर रिएक्शन कंप्लीट हो गई? जितना बेस था पूरा का पूरा एसिड से लिपटा, कैसे जानेंगे? जब एसिड और बेस की कंप्लीट रिएक्शन होती है, वो जो पॉइंट होता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, जब एसिड और बेस की कंप्लीट रिएक्शन होती है तो वो जो पॉइंट होता है, जब कंप्लीट रिएक्शन हो गई, जब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एंड पॉइंट है जहां एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। मैंने नहीं कहा ये न्यूट्रल पॉइंट है, मैंने नहीं कहा। और ना दिमाग में ये वहम रखना कि एंड पॉइंट का मतलब न्यूट्रल पॉइंट होता है। कुछ बच्चे जो स्कूल के लेबोरेटरी से सीखते हैं, उनके मन में ऐसा वहम बैठ जाता है कि एंड का पॉइंट का मतलब है इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एसिड बेस अगर स्ट्रांग हुआ तो जो सॉल्ट बनेगा तभी ना न्यूट्रल होगा। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का सॉल्ट ही ना न्यूट्रल होता है। कि दुनिया में हर एसिड हर बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, फिर तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने नहीं। एंड पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहां ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है। अगर आपने एंड पॉइंट पता कर लिया तो बस, तो अब तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना है। सर सवाल है एंड पॉइंट पता करें कैसे? एंड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब रिएक्शन हो गई, वो पॉइंट जब दोनों का ग्राम इक्वल हो गया, पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करते समय दिख नहीं रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है रिएक्शन कौन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है भैया रिएक्शन हो गई, रुक जाओ। सर वो इंडिकेट कैसे करता है? इंडिकेट कई तरीके से करता है। कभी कलर चेंज करके करता है, कभी स्मेल बदल जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है। हमारे सेंस ऑर्गन, आंख कान नाक छू के, अब एसिड बेस को छुएंगे तो है नहीं ऐसा कि छू के चेक करें, हाँ सर गर्म हो गया, हाँ सर ठंडा वरना, तो समझ रहे हो ना, तो छू के नहीं चेक कर सकते। तो जो सेंस ऑर्गन हमारे सेंस कर सकते हैं, ऐसा किसी भी इंडिकेटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। सो सरल भाषा में व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर आर सम सब्सटेंसेस, either they can be chemical, organic और inorganic, जो इंडिकेट करते हैं एंड पॉइंट आ गया, जो इंडिकेट करते हैं रिएक्शन पूरी हो गई, जो इंडिकेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्लियर बच्चों? मैं फिर कह रहा हूं, जब हम टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप मन में ये वहम मत पालना कि एंड पॉइंट का मतलब न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये तो डिपेंड करता है सोल्यूशन कैसा बना है। जब एसिड और बेस की कंप्लीट रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट बनेगा ये सॉल्ट से डिसाइड होगा, जैसा मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताया था। जिसका पेरेंट स्ट्रांग होता है सोल्यूशन वैसा ही होता है। अगर मिलाने वाला एसिड स्ट्रांग हुआ तो जो सॉल्ट बनेगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा एंड सो ऑन। लेकिन आपके मन में ये वहम नहीं हो, ये वहम नहीं हो कि जो टाइट्रेशन है उसमें जो एंड पॉइंट है उसका मतलब pH7, राइट? मैंने आपको बताया टाइट्रेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया टाइट्रेशन हम करते क्या है। टाइट्रेशन में आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पता करते कैसे हैं? एंड पॉइंट पता करने का तरीका हमें यूज करना होगा इंडिकेटर। तो मन में अगला सवाल आना ऑब्वियस, सर इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं। अगेन हम लोग कलर चेंज वाला इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, केवल कलर चेंज का इंडिकेटर हो ऐसा नहीं है। इंडिकेटर ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हमें इंडिकेट कर दे, जो हमारे सेंस ऑर्गन को फील करा दे, राइट?
आप किसी प्रकार से उसे फील कर सकते हैं कि देयर इज सम चेंज। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके एंड पॉइंट को हमें बता देते हैं। जैसे एंड पॉइंट पता चला उसके बाद तो N1V1 बराबर N2V2 करना। तो भी हमें पता क्या करना था, एंड पॉइंट। कैसे पता क्या, इंडिकेटर। सर इंडिकेटर ये कैसे करता है, सर कैसे कलर बदल देता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो इंडिकेटर है ना ये अपने आप में या तो वीक एसिड होता है या तो वीक बेस होता है। मतलब हमारे सिलेबस में दो इंडिकेटर है, एक है फेनोल्फथालीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। मैं आपको बताऊंगा चार, लेकिन हमारे सिलेबस में दो का ही सबसे ज्यादा जिक्र होता है। एक होता है फेनोल्फथालीन, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, राइट। तो ये जो इंडिकेटर है ना अपने आप में वीक एसिड या वीक बेस है। अब वीक एसिड वीक बेस बोल दिया, वही वाली बात है कि एच बोल दिया तो H++A- मतलब उसका आयोनाइज होगा। मजे की बात ये होती है ये जो इंडिकेटर होते हैं जो अपने आप में या तो वीक एसिड या तो वीक बेस होते हैं, इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आयोनाइज वाला, एक बिना आयोनाइज वाला। इक्विलिब्रियम आएगा ना, जो वीक होता है इक्विलिब्रियम उसी में आता है। मतलब मान लो मैंने लिखा फेनोल्फथालीन, तो जो फेनोल्फथालीन है वो एक वीक एसिड है, तो HPH लिख दिया। H का मतलब बताने के लिए वीक एसिड है। अब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, H++PH-। तो ये हो गया अनआयोनाइज्ड पार्ट और ये हो गया आयोनाइज्ड पार्ट। कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो अपने आप में वीक एसिड वीक बेस होता है, उसमें एक पार्ट आयोनाइज एक अनआयोनाइज्ड होता है। मजे की बात है बच्चों, दोनों का अलग अलग रंग होता है। मतलब अगर ये है तो इसका रंग अलग है, अगर ये है तो इसका रंग अलग है। अगर डोमिनेट ये कर रहा तो अलग कलर है, अगर डोमिनेट ये कर रहा तो अलग कलर। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का होने से डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, और जैसे ही कलर चेंज होता है हम समझ जाते हैं भैया ये तो एंड पॉइंट आ गया। सर कैसे कलर चेंज करता है, तो ऐसे बताता हूं बेटा मैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी इंडिकेटर है। अब जब कोई भी इंडिकेटर है तो वो अपने आप में या तो वीक एसिड है या तो वीक बेस है। अब आयोनाइज होगा तो कुछ आयोनाइज नहीं होगा। होता क्या है बच्चों, ये जो इंडिकेटर होता है इसका एक कलर एसिडिक मीडियम में डोमिनेट करता है और एक कलर बेसिक मीडियम में। जैसे फेनोल्फथालीन देखो, फेनोल्फथालीन जब HPH है तो कलरलेस होगा, फेनोल्फथालीन जब पीएच माइनस में है तो पिंक होगा। मतलब समझना, अगर सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन हो गया है तो पिंक कलर होगा, अगर सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन नहीं हुआ तो कलरलेस होगा। सवाल का आना जायज है, सर कब आयोनाइजेशन होगा कब नहीं होगा, बताता हूं। पहले मैं बता रहा हूं जो ये इंडिकेटर होता है जब आयोनाइज हो जाता है तो कलर बदल जाता है, आयोनाइज नहीं होता तो कलर कुछ और होता है। बस अपने को इसी का खेल करना है, कब वो आयोनाइज होगा कब आयोनाइज नहीं होगा। उसी प्रकार से जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एक वीक बेस होता है। मतलब अपन लोग दो ही पढ़ रहे हैं, एक है फेनोल्फथालीन दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। जो फेनोल्फथालीन होता है उसका कलर पिंक, कलरलेस। जो मिथाइल ऑरेंज होता है जब डिसोसिएशन नहीं होता वो येलो है, और जब डिसोसिएशन होता है रेड ऑरेंज। ऐसे याद रखो, रूल होता है कोई भी इंडिकेटर हो, जब इंडिकेटर का आयोनाइजेशन नहीं हुआ होता, मतलब जब वो अनआयोनाइज फॉर्म में होता है, तो अनआयोनाइज जो पार्ट होता है उसका जो कलर होता है ना अक्सर लाइट होता है, लेकिन जो आयोनाइज पार्ट होता है उसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। मतलब उससे डार्क होगा, दुनिया में सबसे डार्क नहीं बोल रहा हूं। मतलब अगर येलो है तो उससे कोई गाढ़ा कलर आएगा, पक्की बात। कलरलेस है तो कोई कलर आएगा, जो भी कलर आ गया कलरलेस है तो गाढ़ा ही हो गया ना। कोई रंग नहीं से रंग है तो रंग नहीं से गाढ़ा हो गया, वही वाली बात है। तो लॉजिक ये होता है कि जो आयोनाइज पार्ट होगा उसका दूसरा रंग होता है, जो अनआयोनाइज पार्ट है उसका दूसरा रंग होता है। अब ये काम कैसे करता है, तो इमेजिन करो हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं, किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं, एंड पॉइंट का पता करना था, हमें इंडिकेटर मिलाना था। सवाल है कौन सा इंडिकेटर मिलाएं, हम पता कैसे करें कहां क्या क्या होगा। तो अपन ने क्या किया कि इंडिकेटर कैसे काम करता है ये समझने के लिए अपने सिलेबस में दो थ्योरी है। एक थ्योरी है ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी थ्योरी है क्विनोइड थ्योरी। ये जो क्विनोइड थ्योरी है ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताई जाती है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं यहां आपको ओस्टवाल्ड थ्योरी बताऊंगा जो हमें यह समझाता है कि आखिर इंडिकेटर काम कैसे करता है। राइट, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉमन आयन और ऑड आयन का खेल है। इमेजिन करिए बच्चों, हमारे सामने फेनोल्फथालीन है। दिमाग में बैठा लो कि अपने सिलेबस में दो है। अगेन मैं दुनिया के सभी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में। अपने सिलेबस में दो है भैया, एक वीक एसिड है, वीक बेस वाला है। वीक एसिड है मतलब जैसा एसिड लिखते थे H, अब वीक एसिड है फेनोल्फथालीन तो HPH। तो दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है। बार बार अपन HPH बोलते हैं मतलब वीक एसिड वीक एसिड, बार बार अपन MUH बोलते हैं तो MUH का मतलब है वीक बेस। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे पास एक फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है। अब जो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है हमें पता है
कि पीएच माइनस है तो दूसरा रंग है, HPH है तो दूसरा रंग है। आपने क्या किया, फेनोल्फथालीन को एसिडिक मीडियम में मिला दिया। फेनोल्फथालीन को जैसे आपने एसिडिक मीडियम में मिलाया, तो एसिडिक मीडियम मतलब ऑलरेडी वहां पे H+ है। ऑलरेडी जब H+ है तो ऐसा सोचो ना कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड। रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो कौन डोमिनेट करेगा, सर फेनोल्फथालीन मतलब HPH। तो जब कभी फेनोल्फथालीन को एसिडिक मीडियम में मिला के रखते हैं तो HPH की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो फेनोल्फथालीन होता है उसका कलर कलरलेस होता है, तो हमें लगेगा कोई रंग नहीं आया, इसे कुछ ऐसा समझते हैं। ये जो पहला सॉल्यूशन है, यहां भी फेनोल्फथालीन है, इसमें भी हमने HPH को मिलाया है। जो दूसरा है हमने इसमें भी HPH को मिलाया है, लेकिन पहले वाले में रंग नहीं आया है। पहले वाले में रंग इसलिए नहीं आया कि जहां मिला है वो एसिड है, तो एसिड के होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है, उसका आयनाइजेशन नहीं हो पाता, HPH डोमिनेट करता है तो कलरलेस आता है। लेकिन जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो बेसिक मीडियम है। सर आपको कैसे पता चला बेसिक मीडियम है, मुझे पता है कि अगर रंग आएगा तो पीएच माइनस से आएगा। जैसे ही बेसिक मीडियम मिलाते हैं तो OH माइनस और H आयन की रिएक्शन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ ऑड आयन ये रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड। रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी तो ज्यादा ज्यादा क्या बनेगा, पीएच माइनस। और जैसे ही पीएच माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा तो कौन सा रंग आएगा, पिंक कलर। मतलब सवाल आपसे ऐसे भी कंसेप्चुअली पूछ सकता है, आपको दो सॉल्यूशन दिखा दे, मुझे बताओ कौन एसिड है कौन बेस है। हमने फेनोल्फथालीन मिलाया, बोलो कौन एसिड कौन बेस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि फेनोल्फथालीन जब एसिड में होता है तभी कलरलेस होता है, लेकिन वही फेनोल्फथालीन अगर बेसिक सॉल्यूशन में होता, कहां होता, बेसिक में, तो कैसा होगा, पिंक कलर। अगेन अपने को लॉजिक पता चल गया कि सॉल्यूशन जैसी बेसिक होगा ये रंग बदल लेगा। इमेजिन करो यहाँ पे एसिड है, क्या है ये, एसिड है। मुझे टाइट्रेशन करना है, ऊपर हमने बेस लिया है, राइट। बेस मिला रहे हैं, अंदर एसिड है, हमने इसमें फेनोल्फथालीन मिला के रखा है। जब तक सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, जब तक सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, हेलो, जब तक सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तब तक उसमें कोई रंग नहीं आएगा। ऊपर से बेस मिला रहे हो मिला रहे हो मिला रहे हो, तो धीरे धीरे बेस आते आते बेसिक भी तो होगा। जैसे ही थोड़ा सा बेस के कंसंट्रेशन ज्यादा, जैसे ही पीएच माइनस ज्यादा, रंग बदल जाएगा, हम समझ जाएंगे भैया रिएक्शन होगी, एसिड बेस की रोक दो रोक दो। मतलब अपन क्या पता कर रहे थे, एंड पॉइंट। हमने क्या पता कर लिया, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मिल गया तो N1 म्यू बराबर N2 कर दो, खेल खत्म, क्लियर। ठीक उसी प्रकार से अगला है अपने पास मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज है, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग जो पढ़ रहे इंडिकेटर वो वीक एसिड वीक बेस मतलब HPH और MeOH। तो ऐसे सोचो ना, MeOH एक वीक बेस है, मतलब टूटेगा तो क्या बनेगा, Me प्लस प्लस OH माइनस। जैसे आपने इसे बेसिक मीडियम में रखा, तो बेसिक मीडियम में कौन सा आयन है, OH माइनस आयन। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन। कॉमन आयन रिएक्शन कहां जाएगी, पीछे। तो कौन डोमिनेट करेगा, MeOH। MeOH कलर कैसा होता है, येलो, लाइट कलर, येलो येलो। अगर आपने उसे एसिड मीडियम मिला दिया तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे ऑड आयन। ऑड आयन रिएक्शन कहां जाएगी, आगे, क्या बन जाएगा, Me प्लस। कैसा कलर होगा, ऑरेंज रेड। देखो मैंने आपके सामने दो चित्र बना दिए, आपसे मैंने पूछा बताओ इसमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है। रंग देख के बता दोगे आपको, और क्या चाहिए यार, रंग देख के आपने बता दिया कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो कहानी अपनी कुछ ऐसी चल रही थी, टाइट्रेशन क्या है, कैसे करते हैं, एंड पॉइंट क्या है, कैसे पता करते हैं। एंड पॉइंट पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात है बच्चों, ये जो इंडिकेटर है बिल्कुल वीक एसिड बेस की तरह है। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो इसका पीएच भी तो होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो पीएच कैसे निकालें, पीएच का फॉर्मूला बहुत आसान है इनका याद करना। जैसे आपने बफर सॉल्यूशन का याद किया, जैसे एक एसिडिक बफर होगा और एक बेसिक बफर होगा। जो एसिडिक बफर होगा उसका पीएच मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्या था बच्चों, बोल पाओगे, पीके प्लस लॉग ऑफ, बोलो ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन लिख देता हूं मैं, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या था बताओगे, पीओएच बराबर सर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन वीक बेस। अरे याद है, जैसे बफर का फॉर्मूला था वैसे इसका है। एसिडिक इंडिकेटर है मतलब HPH टाइप का, अगर HPH टाइप का है तो पीएच। अगर बेसिक इंडिकेटर है मतलब MeOH टाइप का, मतलब मिथाइल ऑरेंज टाइप का। तो फॉर्मूला क्या है, POH। PKI, यहाँ पे जो KI है ये मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। जो HPH है ये अपने आप में वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम तो आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका जो कांस्टेंट अपन ने बोला KI, क्या बोला है, KI मतलब इंडिकेटर का कांस्टेंट, राइट। तो जो इंडिकेटर का कांस्टेंट है वो हमने बना लिया, कितना बना लिया, KI। तो अपने को याद रखना है पीएच पीकेआई प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड, पीओएच इक्वल टू पीकेआई प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड। कभी MeOH लिखते हैं तो कभी ऐसे लिख देते हैं इंडिकेटर, कभी HPH लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं H इंडिकेटर। IN का मतलब है इंडिकेटर, लिखने का तरीका है यार।
इंडिकेटर बोला, आई बोलते तो बच्चे आयोडाइड मान लेते हैं ना, इसलिए इंडिकेटर बोला उसे, ताकि एक डिफरेंस बना रहे। राइट, ठीक है साहब। इंडिकेटर होता है, वीक एसिड वीक बेस होता है, कलर बदलता है, उसका पीएच का फॉर्मूला होता है। मजे की बात यह है बच्चों, जो ये इंडिकेटर होते हैं ना, इनका भी अपना एक पीएच रेंज होता है। मतलब जैसे फेनोक्सिलिन है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, उनका पीएच रेंज पहले अपन याद करते हैं, फिर आपको पीएच रेंज का मतलब बताता हूं। उनका भी अपना पीएच रेंज होता है, और इनका जो पीएच रेंज है बिल्कुल वैसा है जैसा बफर में था। मतलब pH इक्वल टू pKi प्लस माइनस 1, pOH इक्वल टू pKi प्लस माइनस 1। राइट, मतलब अगर कभी कोई इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करते हो ये इंडिकेट कराने के लिए कि एंड पॉइंट आया कि नहीं आया, तो वो इंडिकेटर तभी काम करेगा जब वो इंडिकेटर अपने पीएच रेंज में है। मतलब सर, अभी मैंने आपको बातों बातों में कहा कि ये एसिड है, हम बेस मिला रहे हैं, बीच में फिनोक्सिलिन मिला के रखा है। ऐसा नहीं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो फिनोक्सिलिन काम करेगा। ऐसा नहीं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो फिनोक्सिलिन, ऐसा नहीं है। सबका अपना एक रेंज है। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो उसमें जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो उसमें जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो वो इंडिकेटर उसी पीएच रेंज में होगा, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो पीएच रेंज का सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लिया, pH इक्वल टू pK प्लस माइनस 1, बिल्कुल बफर से, आप उसे बफर से रिलेट कर सकते हैं तो फटाफट याद हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आपको एक फील करके बताता हूं मैं। जैसे फेनोक्सिलिन है, जो फेनोक्सिलिन है, फेनोक्सिलिन का सुनिएगा ध्यान से, जो फेनोक्सिलिन है, फेनोक्सिलिन का पीएच रेंज है 8.2 से 10.2 के बीच में। मतलब अगर आप कभी फेनोक्सिलिन का इस्तेमाल करो टाइट्रेशन, मतलब एसिड बेस के रिएक्शन में, तो तभी करो जब पीएच इस रेंज में। मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड लेके फेनोक्सिलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सभी इंडिकेटर का अपना पीएच रेंज होता है। आपको पीएच रेंज भी याद करना होगा, किस प्रकार के टाइट्रेशन में कौन सा इस्तेमाल होता है ये भी याद करना होगा। याद करना थोड़ा सा मैं आसान कराता हूं, ट्रिक के माध्यम से सुनिएगा। सबसे पहले अपन याद करते हैं कि किस प्रकार के टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। ऐसे याद करो, सबसे पहले ये तो याद कर लो HPH एक वीक एसिड है, फिर याद कर लो MEOH एक वीक बेस है। क्या आपको याद हो गया बच्चों? सुनना, भी दोनों याद करा रहा हूं मैं। HPH वीक एसिड है, MEOH वीक बेस से पहले याद कर लो। हाँ साहब, याद हो गया। अब देखो, जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करेंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस करेंगे, या वो सारे कॉम्बिनेशन जो हमने बनाए थे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, अगर अगर हम इस प्रकार का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लें, चलेगा। चाहे मिथाइल ऑरेंज ले ले, चाहे फेनॉल ले ले, या जो मैं आगे और बताने वाला हूं, यहां लिखा है मिथाइलेट फेनोलेट, कुछ भी ले लो चलेगा। ऐसे याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ भी ले लो चलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक कौन है? बेस, तो वीक बेस वाला लोगे मिथाइल ऑरेंज। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक कौन है? एसिड, तो एसिड वीक है तो कौन लोगे? HPH मतलब फेनोक्सिलिन। और जब वीक एसिड वीक बेस है, मतलब दोनों वीक है, तो क्या लोगे? फेनोलेट। आपको दिमाग में जो अलग से रखना वो रखना है फेनोलेट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन किया, एक बार सुना ध्यान से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन किया, कुछ भी ले लो चलेगा। वीक एसिड और वीक बेस का लिया तो फेनोलेट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो वीक वाला है वो याद करो, वीक एसिड है तो फेनोक्सिलिन, वीक बेस है तो मिथाइल ऑरेंज, याद हो जाएगा। उसी प्रकार से रेंज याद करते हैं। अब आप कैसे भी याद कर लो, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। जैसे मैं ऐसे कहूं MMPP, चाहे PM याद है ना, प्राइम मिनिस्टर PM, तो PPMM मतलब सबसे ऊपर है मिथाइल ऑरेंज, फिर है मिथाइल रेड, फिर है फेनॉल रेड, फिर है फेनोक्सिलिन। सबसे ऊपर है मिथाइल ऑरेंज, सबसे नीचे है, याद करना पड़ेगा बेटा यार, मैं बता देता हूं थोड़ा जल्दी आ जाएगा, पर याद करना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज, फिर है फेनोक्सिलिन, बीच में है मिथाइल रेड फेनॉल रेड, PPMM। सबसे कोने में कौन है? फेनोक्सिलिन, कोने में कौन है? मिथाइल ऑरेंज, फेनॉल रेड मिथाइल रेड। ठीक है, अब सुनो कैसे। सबसे ऊपर कौन है? मिथाइल ऑरेंज, चाहे नीचे से याद करो चाहे ऊपर से, कोई एक याद कर लो, अपन ऊपर से नीचे अभी याद कर रहे हैं। तो ऊपर से अपन ने क्या लिख लिया? MPP। ऊपर देखो 3 से कहानी स्टार्ट होगी, 3 से 4.5 कितने का डिफरेंस? लगभग 1 का। उसके बाद देखो 4 से 6 2 का, 6 से 8 2 का, 8 से 10 2 का। मतलब पहला वाला जो इंडिकेटर है उसमें 1 का डिफरेंस है, 3.1 से 4.5। उसके बाद 2 2 का डिफरेंस है। मतलब आप 3 से 4.5 अंदाजा लगा के बता दोगे कि कौन सा इंडिकेटर किस रेंज में काम करेगा। क्लियर? तो डिफरेंस से अपन याद कर सकते हैं, सभी इंडिकेटर याद करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू लर्न। सवाल कैसे आते हैं आपको बताता हूं, जितना फटाफट बनेगा। सबसे पहले पूछा है
which indicator suitable for titration of HCl and QH. HCl कैसा एसिड है? वीक एसिड। QH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। हेलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हुआ, तो याद करो वीक कौन है? एसिड। तो एसिड बेस कौन था बच्चों? फेनोक्सिलिन, बोले तो HPH। मतलब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फेनोक्सिलिन। क्या आप सबने कर लिया? हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फेनोक्सिलिन। हेलो, सुन रहे हो क्या? कि खो गए कि सो गए? बच्चों, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होगा? फेनोक्सिलिन। आसान है क्या? तो बस याद करना रहेगा कि अपन ने किस एसिड किस बेस का टाइट्रेशन किया, जैसे पता चलता है पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा सवाल देखना, इस बार आंसर आप दे रहे हो। अगला है NH4OH और HCl। NH4OH क्या है? वीक बेस। तो ये जो टाइट्रेशन हुआ किसका हुआ बच्चों? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक कौन है? बेस। तो वीक बेस वाला कौन था? मिथाइल ऑरेंज सर। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मिथाइल ऑरेंज। देखो क्लियर। तो इसमें कौन इस्तेमाल होगा? मिथाइल ऑरेंज। हेलो, उसी प्रकार से अगर मैंने अगला सवाल आपसे पूछा होता HCl और NH4OH, याद करो HCl क्या एक वीक एसिड है? हाँ है। NH4OH क्या एक वीक बेस है? हाँ है। मैंने कहा चार केस हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सर कुछ भी चलेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सर वीक कौन है? एसिड, सर मिथाइल ऑरेंज। वीक कौन है? बेस, सर सॉरी वीक कौन है? एसिड, फेनोक्सिलिन। वीक कौन है? बेस, मिथाइल ऑरेंज। सर दोनों वीक, दोनों वीक है तो फेनॉल रेड, दोनों वीक है तो फेनॉल रेड। क्या बात है, तो फटाफट सवाल बनते हैं, बस याद होना चाहिए, राइट। वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन हो गया, फेनॉल रेड। उसी प्रकार से अगला देखो HCl एंड QH। HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है? जी हाँ। QH का स्ट्रॉन्ग बेस है? जी हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन बच्चों, सर कोई भी इंडिकेटर चलेगा, कोई भी इंडिकेटर चलेगा। क्या बात है, फटाफट सवाल बन गए, आप सब जीत गए। आप सब ने बहुत अच्छा खेला। आज के लिए इतना ही, टाइम भी बहुत हो चुका है, 10-15 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए। एक बच्चा मुझसे नंबर मांग रहा है, एक आखिरी बार दे रहा हूं मैं, 7073125207 7073125207, राइट। अभी हमने जो डिस्कस किया ये सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट था, सारा का सारा क्वेश्चन पार्ट था। कल की जो क्लास होगी वहां हम लोग आईडी का सारा थ्योरी वाला हिस्सा लेंगे, मतलब जो थ्योरी वाला हिस्सा है वो सारा का सारा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंडआउट बना दूं, आप सबके पास लिंक होगा, नहीं होगा तो मेरे नंबर बोल दिया है, आप उसे मैसेज करके भी ले सकते हैं लिंक, और वहां पे आपको सारे हैंडआउट मिल जाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।